तो सपोर्ट मिला, इससे हमारा हौसला बढ़ा और हमने ये तय किया कि अब लाइव क्लास आप लोगों के बीच लेकर आऊं। तो आज मेरा पहला लाइव क्लास आप लोगों के सामने है और रीजनिंग एनटीपीसी सेट नंबर 9 का जो रीजनिंग के सवाल होंगे उन सभी सवालों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, तो हमारे टीम का हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। तो मैं देखता हूं कि आज का रीजनिंग का सवाल हमारे सामने क्या क्या है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करते रहे और हमें उम्मीद है जी। गुड मॉर्निंग सभी को। अनुपमा, मधुकर, गुड मॉर्निंग जी, सबको गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और हम आपके बीच रीजनिंग का जो भी सवाल है उस सवाल को हम हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं आज सेट नंबर 9 में क्या क्या रीजनिंग का सवाल पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में जो आपका रीजनिंग का सवाल है ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से पूछा गया है। किस चैप्टर से है बाबू? तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से ये सवाल पूछा गया है। सवाल में क्या कह रहा है, सबसे पहले जानकारी को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट का जब सवाल आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति वहाँ पे बैठे हुए हैं उनका चेहरा किस दिशा की ओर, यानी कि केंद्र की ओर है या केंद्र से विपरीत दिशा, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सुनीता वर्मा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आप लोग को। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो बोला गया कि 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक वृत्त बना लेना है। क्या करना है बाबू? तो एक वृत्त बना लेना है। व्यक्ति कितने हैं? तो 8 हैं, ए से लेकर एच तक। आगे बोला गया कि सभी का चेहरा किधर है बाबू? तो केंद्र की ओर। तो बताइए इस वृत्त में केंद्र क्या होगा? ये आपका केंद्र हो जाएगा। और सभी व्यक्ति का स्थान निर्धारित करें। तो व्यक्ति कितने हैं बाबू? तो 8, तो 2 व्यक्ति, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। बोला गया सभी का चेहरा किधर है? तो केंद्र की ओर है। सभी का चेहरा किधर है बाबू? तो केंद्र की ओर। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए एच के दाएं को चौथे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पे दिशा सबसे पहले आपको जानकारी रख। ये ऊपर का जो दिशा होता है इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ, दाएं आपका हो जाएगा ईस्ट और बाएं आपका ये नीचे होगा साउथ और बाएं क्या हो जाएगा? तो बाएं होगा आपका वेस्ट। अब देखिए सवाल के अनुसार तो जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा की ओर हो तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? इस दिशा की ओर होगा और राइट हैंड इस दिशा में होगा, यानी कि वेस्ट की ओर। अब देखिए सवाल के अनुसार चलिए। तो सवाल में बोला गया कि ए एच के दाएं को चौथे स्थान पर है, यानी ए जो व्यक्ति है वह एच के दाएं कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। तो देखिए क्या है बाबू? ए एच के दाएं। तो देखिए एच को हमने यहाँ पे व्यवस्थित किया, इसके दाएं चौथे स्थान पे कौन है? तो ए। यहाँ से चौथा देखिए तो 1, 2, 3 और ये कौन हो गया? 4। तो ये स्थान किसका चला जाएगा? ए का चला जाएगा। अब देखिए सवाल में आगे क्या बोला गया? तो सवाल में बोला गया सी, एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि सी जो व्यक्ति है वह ना तो एफ का पड़ोसी है और ना ही बी का पड़ोसी है, यानी कि यह सी व्यक्ति ना तो एफ के बगल में बैठेगा और ना ही बी के बगल में बैठेगा। अब देखिए आगे क्या जानकारी मिलता है? आगे मिलता है कि एफ ए के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए ए कहाँ है? तो ए आपका ऊपर में बैठा हुआ है। इसके दायां तो देखिए जो व्यक्ति ऊपर बैठा और उसका चेहरा क्या हो? तो साउथ दिशा में। ए का चेहरा किधर है बाबू? तो साउथ में है। तो इसका लेफ्ट हैंड इस दिशा में और राइट क्या होगा? इस दिशा में हो जाएगा। अब बोला गया कि एफ जो है ए के दाएं को दूसरे स्थान पर, तो एफ का दायां तो इस दिशा की ओर होगा, दूसरा स्थान तो पहला और ये कौन सा स्थान हो गया? दूसरा। तो एफ का स्थान आपका ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला गया। आगे बोला गया कि डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर है,
यानी डी जो है वह सी के दाएं, दाएं तो इधर होगा ना तीसरा, तो दो व्यक्ति के बाद कौन बैठा हुआ है, तो डी बैठा हुआ। इस जानकारी को आप साइड में लिख लें। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि एच जी का पड़ोसी नहीं है। क्या जानकारी दिया गया, तो बोला गया कि एच जो व्यक्ति है वह जी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि जी के बगल में वह नहीं बैठता। इतनी जानकारी हमें दिया गया है। अब देखिए बोला गया कि डी जो है वह सी के दाएं में चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है बाबू, तो चौथे स्थान पर। तो देखो बोला गया कि सी बी और एफ का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एफ का पड़ोसी सी नहीं होगा, तो सी का हम ये स्थान नहीं दे सकते और ना ही ये स्थान दे सकते हैं। तो सी के लिए कौन सा स्थान हो सकता है, यदि सी को हम यहाँ पे व्यवस्थित करें तो उसके दाएं तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। जबकि सवाल में बोला गया कि सी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो डी है। तो देखिए यदि हम ये स्थान रखें सी का, तो यहाँ से दाएं देखिए तीसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 3 ये स्थान खाली है, ये किसका हो जाएगा, डी का। तो सी के लिए आपका ये स्थान होगा और उसके दाएं देखिए इसका लेफ्ट ये और राइट ये होगा, इसके दाएं तीसरा, तो 1 2 3 तीसरा स्थान किसका हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा। अब देखिए आगे सवाल में क्या बोला गया, तो एच जी का पड़ोसी। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि सी और ये सी जो है वह ना तो एफ का पड़ोसी है और ना ही बी का पड़ोसी है, यानी कि सी के बगल वाले सीट पे, ये दो सीट जो है इस जगह पे एफ नहीं बैठ सकता, ये बी नहीं बैठ सकता। यदि इन दो सीट पे बी नहीं बैठेगा तो बी के लिए बताइए एक स्थान, यही तो हमारे पास बच रहे हैं। एक स्थान क्या है हमारे पास, यही है। अब देखिए क्या है, आगे बोला गया कि H जो है G का पड़ोसी नहीं है, यानी कि G H के बगल में नहीं बैठता है। तो अब देखिए ये एक जगह है आपके पास और एक जगह आपके पास यहाँ है, और G को यदि आप यहाँ बिठाइएगा तो क्वेश्चन में बोला गया कि H G का पड़ोसी नहीं है, तो G को आप इस स्थान पे नहीं बिठा सकते हैं। तो G का स्थान तो यही होगा, चूंकि एक ही स्थान तो हमारे पास है। अब देखिए क्या है, एक व्यक्ति आपके पास बच रहे हैं, वह व्यक्ति कौन है, तो वह व्यक्ति आपका ई है। अब आपका फिगर बन के क्या हुआ है, तैयार हो गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, वो चीज़ को देखिए। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो सागर कुमार बोल रहे हैं एफ होगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अभी तो आपके सामने क्वेश्चन है ही नहीं, हाँ 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से बी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो देखिए बी कहाँ है बाबू, तो बी आपका यहाँ पे है और डी आपका यहाँ पे है। बोला गया बी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो देखिए बी और डी के बीच में कौन है, एफ है। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अनुपमा मधुकर बहुत बहुत अच्छा, चलिए आपने बी मारा था, आपका सही है। सागर कुमार आपका भी आंसर क्या है, सही है। गुड मॉर्निंग शुभम, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। तो ये आपका क्या है बाबू, तो फिगर है। तो अब जब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इस फिगर को फिर से हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह क्या है हमारे पास थोड़ा कम है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 चलिए देखिएगा, फिर से हम एक बार क्या करते हैं, फिगर को बना लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये फिगर था हमारा और इस जगह पे कौन था बाबू, तो H था। यहाँ पे कौन था, A था। और देखिए और इस स्थान पे B बैठा हुआ था, यहाँ पे F बैठा था, यहाँ पे कौन था, तो D, और यहाँ आपका E था, यहाँ पे C था, और ये स्थान किसका था, G का। ये फिगर था। अब चलिए देखते हैं सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, मधुकर सी ऑप्शन मार रहे हैं, देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं, पूछा गया H और G के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बैठता है। तो देखिए H कहाँ है बाबू, तो H यहाँ पे है और G कहाँ है, तो इस स्थान पे। पूछा गया इन दोनों के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है। तो इन दोनों के बीच में देखिए C और E बैठता है। कौन बैठता है बाबू, C और E। आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मधुकर बहुत बहुत अच्छा, चलिए आपका आंसर सी क्या है, सही जा रहा है। तो अब देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे सामने। तो तीसरा नंबर सवाल पूछा गया
कि ई के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो देखिए ई यहाँ पे है। अब इसका दायां देखिए तो ये दाएं हो जाएगा और ये क्या होगा, बाएं होगा। तो ई के तुरंत दाएं बैठा व्यक्ति कौन है, तो ई के तुरंत दाएं बैठा व्यक्ति सी है, यानी कि आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोला गया एफ के दाएं तीसरा व्यक्ति कौन है। तो एफ के दाएं देखिए एफ यहाँ पे आपका बैठा हुआ है, कहाँ पे है, इस जगह पे। इसके दाएं ये आपका लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा, राइट। बोला गया एफ के दाएं तीसरा स्थान, तो 1, 2 और तीसरे स्थान पर कौन है, तो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई चला जाएगा आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है। क्या बोला, सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है। तो देखिए सी आपका यहाँ है और बी कहाँ है, इस जगह पे। तो सी से देखिए ये आपका राइट और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो सी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। यही तो सवाल पूछा कि सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है। तो कि सी के संबंध में बी का स्थान कौन सा है बाबू, तो बाएं दूसरा है। तो देखिए ये बाएं तीसरा है, सॉरी 1, 2, 3 तीसरे पोजीशन पर बाएं में है बी। तो ए नंबर में बोल रहा है बाएं दूसरा, बी में बोल रहा है दाएं दूसरा। देखते हैं सी और डी में क्या है। तो अब देखिएगा सी में है आपका बाएं, क्या है बाबू, सी में आपका है दाएं तीसरा और डी में है बाएं तीसरा। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या जाएगा, बाएं तीसरा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा बाबू, तो डी चला जाएगा बाएं तीसरा। चलिए अब देखते हैं रीजनिंग का अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपने मधुकर आंसर दिया है डी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोग सीख रहे हैं और इसी तरह से आप लोग बनाते रहें। आपका आंसर बिल्कुल सही है। सागर आपने 5 का ए मारा है, ये गलत है आपका आंसर, इसको सही कीजिए। 5 का ए नहीं जाएगा, बाएं तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पे नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सागर सुधार कीजिए आप। चलिए देखते हैं 4 नंबर कौन, कुमार शुभम 4 का बी मारे हैं, तो 4 का बी। चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं रीजनिंग का अगला सवाल क्या है। चलिए देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहे ताकि हमारे टीम का हौसला बढ़ता रहे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए आप लोग से ये बहुत गुजारिश है, दिल से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल से अभी जुड़े हुए हैं और इस क्लास का आनंद ले रहे हैं, तो आपके जितने स्टूडेंट अभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि आपके जो भी दोस्त आपके साथ पढ़ाई करते हैं, उन सभी को, जो भी रेलवे का तैयारी अभी कर रहे हैं, उन सभी को एक बार कॉल करके चैनल से जुड़ने का रिक्वेस्ट करें। सिर्फ मेरे लिए, आप अंकित सर के लिए इतना तो कर सकते हैं। तो हम आपके लिए डेली हर चैप्टर से क्वेश्चन लाएंगे और आपको पूरा का पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं रोहित गौतम क्या लिख रहे हैं कि सर फेसबुक से लाइव कीजिए। फेसबुक से लाइव हो चुका है। चलिए देखते हैं, 10 का आंसर ए दिए हैं मधुकर। देखते हैं 10 का क्या है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। तो देखिए बोला गया कि निम्न में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। अब देखिए प्रश्न आकृति आपका क्या है, दिया गया है और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे बोला गया कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो कि आपके प्रश्न आकृति में मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए एक गलती शायद हो गई है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका क्या है, एक समान है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एक समान है। तो जो पहले होगा वो आपका क्या होगा, आंसर जाएगा। चलिए चैप्टर वाइज भी क्लास होगा। शुभम आप टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और आपके सारे चैप्टर जो है लाइव हम करते रहेंगे। चलिए इसी वीक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, साइलोगिज्म चैप्टर से क्लास आपका स्टार्ट होगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जोड़ें। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए क्या है सवाल में, फिगर ऑप्शन ए में देखिए फिगर आपका क्या है, तो इस रूप में आपका फिगर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं ये आपका फिगर में है या नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये फिगर इस रूप में आया, उसके बाद देखिए इस दिशा में मुड़ा है, उसके बाद फिर यहाँ और उसके बाद इधर चला गया। तो देखिए यही फिगर आपका क्या है, इसमें है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए का जो फिगर है वह क्या है, डी में मौजूद है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, तो डी में ये फिगर आपका मौजूद है, यानी कि आपका आंसर क्या है, तो सही है। मधुकर का आंसर ए था, वो बिल्कुल क्या है बाबू, तो सही है। चलिए कुमार शुभम आपका भी आंसर क्या है, सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो 10 नंबर के बाद देखिए अगला सवाल बाबू। चलिए देखिएगा अगले सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कथन दिया गया, क्या भारत में जुआ खेलने की विधिक रूप से छूट दी जानी चाहिए। चलिए अब देखिए आपके सामने जो सवाल है। जी नमस्ते माधव जी, नमस्ते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष सिंह, सारे लोग लाइक कर दो, करो भाई लाइक करो जल्दी से। चलिए धन्यवाद। अब देखिए क्या है सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं। बीते 3-4 सालों का यदि आप रेलवे का क्वेश्चन देखिए तो उसमें आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, काउज एंड इफेक्ट और साइलोगिज्म चैप्टर जो कि रीजनिंग का दिल कहा जाता है, तो उस चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग क्या करें कि आप लोग बस हमसे जुड़ते रहिए। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको कहिए हमसे जुड़े, तो हम आपको हर एक चैप्टर का जो है क्लियर कंसेप्ट देते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया, क्या भारत में जुआ खेलने की विधिक रूप से छूट देनी चाहिए। यानी कि जुआ खेलने का, अब देखिए दिवाली का सीजन है आपका और दिवाली में बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं, लेकिन आप लोग मत खेलिए। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इसको कानूनन रूप से लागू छूट देना चाहिए। तो तर्क नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो तर्क नंबर 1 आपका कहता है 15 का बी मार रहे हैं शुभम। चलिए देखते हैं आपका सही है या गलत है। तो 1 नंबर तर्क आपका कहता है कि हाँ, जुए से लगने वाली राशि पर कर लगाकर सरकार अत्यधिक धन अर्जित कर सकती है, क्योंकि लोग अवैध रूप से भी जुआ खेलते हैं। ये बात सही है। यदि अभी सरकार इसको कानूनन रूप दे, आपको क्या करना है बाबू, तर्क वैसे दीजिए जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सभी रूपों से क्या हो, ठोस हो। उस तर्क को आपको क्या करना है, सही आंसर देना है। तो आपका जो नंबर 1 कहता है कि हाँ, जुए से लगने वाली राशि पर कर लगाकर। अब देखिए जब उस राशि पर कर लगाया जाएगा तो ये जाहिर सी बात है कि सरकार को क्या होगा, आमदनी बढ़ेगा। तो कोई भी सरकार क्या चाहता है कि उसे आमदनी बढ़े। यदि सरकार इस आमदनी को नज़रअंदाज करके जुए को कानूनन रूप नहीं दे, तो फिर भी तो लोग चोरी छिपे जुआ खेल ही रहे हैं। तो इस तर्क का कहना यह है कि आप कर लगाकर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कीजिए, लेकिन नहीं कीजिएगा तो फिर भी लोग चोरी छिपे जुआ खेल ही रहे हैं। तो ये तर्क भी अपने जगह पर क्या है, सही है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कर लगाकर, जब कर लगेगा तो भारत, ये सरकार जो है उसका क्या होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी। इस चीज़ का बात कर रहा है। तो जब आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो ये तर्क आपका क्या है बाबू, तो ये तर्क आपका मजबूत है। तो तर्क नंबर 1 आपका क्या हो गया, सही हो गया। तर्क नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नहीं, इसे विधिक बनाए जाने पर समाज के गरीब वर्ग के लोग अपनी पुरानी आय जुए में लगा देंगे और इससे उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। ये भी सही बात है। ये तर्क भी आपका क्या है बाबू, तो मजबूत है। कैसे है, तो ये क्या कर रहा है, ये सामाजिक दृष्टिकोण से कह रहा है कि अगर जुआ को कानूनन रूप दिया गया, यदि जुआ को कानूनन रूप दिया गया तो ये क्या होगा बाबू, गरीब लोग जुआ खेलेंगे और उनका क्या होगा, पूरी आय जुए में लगा देंगे और इससे उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। तो सामाजिक दृष्टिकोण से ये क्या है बाबू, तो बिल्कुल ही सही तर्क है कि अगर आप कानूनन रूप देते हैं तो गरीब लोग क्या करेंगे, जुआ खेलेंगे ही खेलेंगे और इससे क्या होगा, उनको हानि होगा और वो भुखमरी का सामना करेंगे। तो तर्क नंबर 2 भी आपका क्या है, सही है। ये मत देखिएगा एक पक्ष में एक विपक्ष में है तो कोई एक ही गलत होगा। तर्क पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हो सकते हैं, इस चीज का आप हमेशा ख्याल रखिए। बस वो सारे दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, उससे जुड़े हुए होना चाहिए। जो कथन कर रहा है कथन से रिलेटेड आपका तर्क होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखिए। तो तर्क 1 और 2 दोनों आपका क्या है बाबू, तो दोनों आपका सही है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कह रहा है कि तर्क 1 तथा 2 दोनों सही है। कुमार शुभम आपका आंसर बी गलत है, इसको सुधार कीजिए। चलिए 15 का क्या जाएगा, सी। चलिए बहुत अच्छा,
आपने फिर से लिखा 15 का सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद देखते हैं रीजनिंग के और कौन से सवाल हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आपके सामने सवाल है और सवाल में बोला गया कि किसी सांकेतिक भाषा में, चलिए देखिए क्या बोला, सॉइल SOIL को क्या लिखा जाता है बाबू, तो लिखा गया है 2/2। चलिए यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ 2/2 लिखा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा गया है, तो 2/2 लिखा गया है। आगे देखिए क्या बोला गया, तथा सैंड को SAND को क्या लिखा गया, इसको भी 2/2 लिखा गया। तब आपसे पूछा जाता है कि उसी भाषा में ब्राउन का कोड क्या होगा। चलिए ब्राउन का कोड क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या करना है, जो डिकोड किया जाता है उसको चेक कीजिए। एक मिनट बाबू कट गया क्या? नहीं, डिकोड किया जाता है उसको चेक कीजिए। नहीं, इस पे नहीं चल रहा, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। एक मिनट बाबू चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ क्या है, SOIL को क्या लिखा गया, 2/2। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो आपके वर्ड हैं इसमें 2 आपका वोवेल लेटर है और 2 आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम कह सकते हैं कि 2/2 यानी कि ऊपर 2 वोवेल और नीचे 2 क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब दूसरे नंबर में देखिए तो आपके सामने क्या है, 1 वोवेल है और 3 क्या है बाबू, तो 3 आपका कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ भी क्या लिखा गया है, तो 2/2 यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर यहाँ कोडिंग नहीं किया गया है। किस आधार पर किया गया ये आपको चेक करने की जरूरत है। तो इसको आप लोग देखिए क्या है, चलिए देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 18, तो यहाँ पर क्या है, वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर नहीं है। तो देखेंगे और किस तरीके से इसको कोड किया गया है। तो बाबू एक चीज ध्यान रखना है, अल्फाबेट में आपका जो A से लेकर Z तक होते हैं अक्षर, कितने होते हैं, टोटल 26, A से लेकर Z तक। इसमें आपका A से M तक का जो अक्षर होता है यानी कि यह 13 अक्षर, यह आपका प्रथम अर्धांश के अक्षर हैं। और आपका N से लेकर Z तक का जो अक्षर है ये आपका 13 अक्षर क्या है, द्वितीय अर्धांश के अक्षर हैं, यानी कि फर्स्ट हाफ ये क्या है आपका, सेकेंड हाफ है। अब देखिए सवाल में क्या है, तो यहाँ पर जब आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ये सॉइल में देखिए क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर क्या है, SOIL। तो I का पोजीशन क्या है, 9 है और L का पोजीशन 12। ये दोनों जो आपके अक्षर हैं ये दोनों क्या है, प्रथम अर्धांश के अक्षर हैं, A से लेकर M तक के बीच में आते हैं। जबकि यहाँ S और O जो है आपका ये क्या है, द्वितीय अर्धांश के अक्षर हैं, N से लेकर Z के बीच में आते हैं। अब देखिए इस ये सैंड में देखिए क्या है, तो SAND यानी कि A और D जो है आपका क्या है बाबू, तो ये आपका प्रथम अर्धांश के अक्षर हैं। जबकि आपका S और N क्या है, तो ये आपका द्वितीय अर्धांश के अक्षर हैं। SN क्या है, द्वितीय अर्धांश के अक्षर, यानी कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश के अक्षरों का क्या किया गया है, कोडिंग किया गया है। अब देखिएगा यहाँ 2/2 2/2। अब आपसे पूछा तो देखिए यहाँ प्रथम अर्धांश के अक्षर कौन कौन से हैं, तो ये बी आपका क्या है बाबू, प्रथम अर्धांश का अक्षर। जबकि ROWN ये आपका क्या है, तो द्वितीय अर्धांश के अक्षर हैं। तो यहाँ पर कोडिंग क्या होना चाहिए, तो 1/4। अब देखिए 1/4, लेकिन देखिए इस दोनों फिगर से हमें ये समझ में नहीं आया। इसमें अब देखिए क्या है, 2/2 2/2। तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रथम अर्धांश वाले को ऊपर लिखा जा रहा है या फिर द्वितीय अर्धांश वाले को नीचे लिखा जा रहा है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 1/4 भी हो सकता है और 4/1 भी हो सकता है, यानी कि 4/1 या 1/4। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/4 या 4/1। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 18 का डी नंबर आपका बिल्कुल सही है सागर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है, कुमार शुभम आपका भी सही है। चलिए देखिए अगला सवाल रीजनिंग का क्या पूछा गया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके हो गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, एक फिगर आपको दिया गया है और यहाँ पर आपसे बोला गया, क्या बोला गया है कि प्रश्न आकृति दिया गया, एक बॉक्स में आपका फिगर नहीं है,
उत्तर आकृति का कौन सा फिगर ऐसा होगा जो इस प्रश्न आकृति को पूरा करे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स है बाबू, तो इसी को हम बनाते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ क्या है, एक बॉक्स आपको दिया गया है। अब देखिए उस फिगर को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो इस सर्कल को हमें पूरा करना पड़ेगा। तो सर्कल को पूरा करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए अब देखिए क्या है, उसके बाद एक ये छोटा वाला जो अंदर का जो स्क्वायर है, इसको आप जब कंप्लीट करेंगे तो किस रूप में करेंगे, तो आपका कुछ इस रूप में होगा। चलिए इस रूप में। और देखिए यहाँ ऊपर से इधर क्या है, एक लाइन गया है, तो यहाँ भर पे भी क्या होगा, एक लाइन नीचे की ओर आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ सर्कल और यहाँ क्या है आपका स्टार, जब ये नीचे आता है तो ऊपर वाले नीचे और नीचे वाला क्या हुआ है ऊपर। तो यहाँ देखिए क्या है स्टार और यहाँ क्या है सर्कल, तो आपका सर्कल क्या होगा ऊपर चला जाएगा और स्टार क्या होगा नीचे आ जाएगा। ये आपका फिगर का रूप बनेगा और एक लाइन आपका इस रूप में पड़ेगा। तो ये फिगर जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये फिगर बनकर क्या होगा, एक प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो देखिए ये फिगर आपका किस फिगर में है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, बी आपका क्या है, वही फिगर है। तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। गुड मॉर्निंग राहुल यादव जी। चलिए अनुपमा मधुकर आपका 20 का बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। अभी अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि यदि किसी माह का 3 तारीख मंगलवार है, क्या पूछा गया कि यदि किसी माह का 3 तारीख मंगलवार है तो उस माह का 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बाबू एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद वही दिन क्या होता है, पुनः वापस आता है, यानी कि 7 दिन के बाद वही दिन आपका दोहराया जाता है। तो अब देखिए सवाल में क्या बोला गया, तो सवाल में आपको बोला गया कि यदि किसी माह का 3 तारीख को कौन सा दिन है, तो मंगलवार है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए 23 तारीख को उसी माह में कौन सा दिन होगा। तो 7 दिन के बाद फिर तो आपका मंगलवार ही होगा। तो 3 और 7 कितने, 10 तारीख का आपका कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा। 10 7 कितने, तो 17 को आपका कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा। और 17 7 कितने, तो 24 को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा। आपसे सवाल पूछा गया कि 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 23 को देखिए, 24 को यदि मंगलवार है तो 24 से पहले 23 तारीख, तो 23 मंगल से एक दिन पहले आपका कौन सा दिन होगा, तो आपका सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा बाबू, तो सोमवार होगा। आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या चला जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे बीच। चलिए 31 का डी बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया कि निम्न में से वह विकल्प चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके। चलिए शब्द क्या है आपके पास, अक्षर। तो IMPASSIONABLE इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा ऐसा वर्ड है जो बनाया नहीं जा सकता, ये आपको चेक करना है। तो देखिए IMPASSABLE ये सभी अक्षर ऊपर वाले से ही लिए गए हैं। उसके बाद देखिए बी में भी IMPOSSIBLE ये भी क्या है आपका ऊपर वाला ही अक्षर है। क्या है बाबू, ऊपर का ही है। चलिए अब आगे देखिए क्या है। तो सी नंबर में देखिएगा, यहाँ भी जो लेटर आपका दिया गया ये क्या है, ऊपर में कहीं भी आपका भी मौजूद नहीं है। ऊपर में देखिए कहीं भी आपको भी दिख रहा है तो नहीं है। तो ये अक्षर क्या है, बाहर से लाया गया, यानी कि ये जो वर्ड है ऊपर वाले लेटर का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 35 का क्या जाएगा बाबू, तो सी चला जाएगा। सागर कुमार बहुत अच्छा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कुमार शुभम सबका बहुत अच्छा, सी नंबर आंसर 35 का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं आपका अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 के बाद देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। नंबर सीरीज से आपके सामने सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा सवाल है बाबू, तो नंबर सीरीज का
तो चलिए देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में सबसे पहले आपको क्या दिया गया बाबू, तो 49, 49 के बाद क्या है तो 7, 7 के बाद क्या दिया गया है तो 64, उसके बाद है 8 और अगला संख्या आपसे पूछा गया है और अगला संख्या आपका क्या है तो यहाँ पे है 13। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या चल रहा है सीरीज इसमें, तो आप लोग थोड़ा इसको तैयार कीजिए। चलिए 40 का भी आंसर मारे हैं आप लोग, चलिए देखते हैं किसका है बाबू। अनीश कुमार, आपका बिल्कुल गलत है आंसर। कुमार शुभम, सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं 40 का आंसर क्या जाएगा। तो देखो बाबू ये 49 क्या है तो 7 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 7 का। 64 क्या है तो 8 का स्क्वायर है, यानी कि क्या किया जा रहा है कि दाएं में जो अंक आपका दिया गया उसी का स्क्वायर बाएं में लिखा गया है, यानी 7 का स्क्वायर क्या होगा तो 49, 8 का स्क्वायर तो 64। अब बताइए 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 169, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा 169। चलिए राहुल यादव जी ऑप्शन सी आपका गलत आंसर है, आंसर जाएगा ऑप्शन बी। दाएं में जो आपका अंक है उसी का स्क्वायर बाएं में लिखा गया है। चलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। सागर कुमार बहुत अच्छा, आपका 40 का भी बिल्कुल सही। अनिश कुमार 169, अब ठीक है आपका। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो 40 के बाद देखिएगा क्या पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। 43 में क्या बोला है बाबू कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर दिशा हो जाए तो उत्तर पश्चिम कौन सा दिशा होगा। डायरेक्शन चैप्टर से आपके सामने ये सवाल है, तो देखिए सवाल को कैसे हम लोग देखते हैं। अब देखिए तो सबसे पहले क्या है आप जान लीजिए दिशा। तो ये जो आपका दिशा है बाबू सबसे पहले इसको सीखिए। ऊपर का दिशा कौन सा होता है तो नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं आपका हो जाएगा ईस्ट और बाएं क्या होगा वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का दिशा आपका कौन सा दिशा होता है बाबू, तो नॉर्थ ईस्ट होता है। कौन सा दिशा होगा तो नॉर्थ ईस्ट होगा। ईस्ट और साउथ और ईस्ट के बीच का दिशा आपका साउथ ईस्ट होगा। साउथ वेस्ट के बीच का दिशा साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का दिशा आपका कौन सा दिशा होगा नॉर्थ वेस्ट होगा। अब देखिए उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो वह जब 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज मुड़ेगा, कितने डिग्री पर बाबू तो 90 डिग्री पर जब वह व्यक्ति क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो उसका चेहरा किस दिशा में चला जाता है, तो उसका चेहरा ईस्ट में चला जाएगा। किस दिशा में जाएगा बाबू, ईस्ट में। यदि वो 45 डिग्री मुड़ता है तो उसका चेहरा किस डिग्री ये दिशा में जाएगा, 45 डिग्री यदि नॉर्थ में चेहरा किए व्यक्ति मुड़े किस दिशा में, तो क्लॉकवाइज या मुड़े तो बताइए उसका चेहरा किस दिशा में जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा, दो दिशाओं के बीच में। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया, तो सवाल में बोला गया कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर दिशा हो जाए। अब देखिए एक नया दिशा हमने बना लिया, अब ये हमारे सामने दिशा है। बोला गया कि दक्षिण पूर्व उत्तर, तो दक्षिण पूर्व तो वास्तव में आपका ये है ना, और इस दिशा को क्या बोला गया है तो उत्तर दिशा बोला गया है। कौन सा दिशा, उत्तर दिशा। अब बताइए जब ये उत्तर दिशा होगा तो इसके विपरीत का, ठीक विपरीत का दिशा कौन सा हो जाएगा, साउथ होगा। और नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज मुड़ते और इस दिशा में आएंगे तो ये 45 डिग्री ही होगा। और 45 डिग्री पे मुड़ना कौन सा दिशा है, नॉर्थ ईस्ट। और वहाँ से 90 डिग्री मुड़ना, देखिए ये हो गया आपका 90 डिग्री, तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब आप मुड़ेंगे तो वह दिशा आपका कौन सा होगा, ईस्ट हो जाएगा। और ईस्ट के ठीक अपोजिट का डायरेक्शन आपका क्या होगा बाबू, तो वेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच का दिशा क्या होगा, तो नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच का दिशा साउथ ईस्ट। उसके बाद देखिए यहाँ आपका, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका वेस्ट है, साउथ वेस्ट का बीच का दिशा साउथ वेस्ट। और आगे देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच का दिशा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। सवाल में पूछा गया तो उत्तर पश्चिम कौन सा दिशा होगा, तो वास्तव में उत्तर पश्चिम दिशा तो ये होता है, लेकिन अब क्या ये आपका क्या है बाबू, तो उत्तर पश्चिम दिशा। अब दिशा लेकिन यहाँ क्या हुआ है, मुड़ गया। क्या हुआ है, मुड़ गया। ये क्या हुआ, नॉर्थ कितने डिग्री मुड़ा है बाबू, तो देखो यहाँ नॉर्थ चला गया है साउथ ईस्ट में, यानी कि 90 डिग्री और 45 डिग्री, यह टोटल कितना मुड़ा है, तो 135 डिग्री मुड़ा है। कैसे, तो क्लॉकवाइज मुड़ा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए इसको क्या करना है आपको पूछा गया, तो देखिए यहाँ पर चलिए क्या बोला गया था, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी कि दक्षिण पूर्व आपका क्या हुआ, उत्तर में चला गया है। तो यह देखिए एंटी क्लॉक मुड़ा है कितना, तो 135 डिग्री,
35 डिग्री। तो अब देखिए कौन सा पूछा गया, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम का दिशा तो आपका ये है और ये 135 एंटी क्लॉक मुड़ेगा। तो चलिए देखिए 90 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, 135 डिग्री आपका हो गया क्लॉकवाइज में। तो आपका दिशा कौन सा होगा, साउथ। और देखिए दक्षिण उत्तर पश्चिम में कौन सा दिशा है, साउथ है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, आपका आंसर जाएगा दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 43 का आंसर सी। चलिए मधुकर 43 का सी बिल्कुल सही है। मिथुन कुमार 40 का आप आंसर दे रहे हैं बी। चलिए देखते हैं 40 का क्या था, नहीं देखे हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या 43 का डी। अनिश कुमार गलत है आपका आंसर, दक्षिण पश्चिम नहीं जाएगा बाबू, दक्षिण पश्चिम आंसर नहीं जाएगा आपका। क्या जाएगा, तो आपका आंसर जाएगा दक्षिण दिशा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है बाबू, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। बोला गया कि किसी भाषा में ONE1 को 41 बार, क्या बोला गया, ONE1 को क्या लिखा गया है, तो 41 बार लिखा गया है। आगे बोला गया तथा 6 को SIX 6 को क्या लिखा गया है, तो 15-3-19 लिखा गया है, 15-3-19। तो उसी भाषा में 4 को FOUR 4 को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं लेटर टू डिजिट कोडिंग आपका क्या है, सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर अनिश कुमार ने सी दिए हैं। तो चलिए देखते हैं किस आधार पर उन्होंने सी आंसर दिया है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका क्या है बाबू 1 ONE1 और कोड क्या है 4112। पता नहीं चल रहा ये किस आधार पर कोड किया गया है। तो अल्फ़ाबेट में बाबू क्या होता है लेटर ना, एक से लेकर कितने तक होते हैं, तो जेड तक होते हैं और सभी का अपना क्या है, एक पोजीशन है। तो ए का पोजीशन क्या होता है, एक बाएं छोर से, और जेड का पोजीशन क्या होता है 26 होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लेटर में वोवेल लेटर भी होते हैं और कॉन्सोनेंट भी होते हैं। तो उनका भी अपना क्या है, अल्फ़ाबेट में एक पोजीशन है। जैसे कि देखिए ए के बाद लेटर आपका बी है, उसके बाद सी, फिर क्या है आपका डी है, फिर ई, उसके बाद आपका एफ, जी, एच, आई, इस प्रकार से लेटर रहते हैं। अब देखिए वोवेल लेटर आपका कौन कौन है, तो आपका लेटर है ए, ई, आई, ओ और यू। तो इनका वोवेल में इनका पोजीशन कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वोवेल लेटर में ए का पोजीशन 1 और 2 का पोजीशन कौन सा होता है, 2 होता है। उसके बाद देखिए आई का पोजीशन क्या हो जाएगा, 3 होगा। ओ का पोजीशन क्या होगा बाबू, तो 4 होगा। इसी प्रकार से यू का पोजीशन क्या होगा, तो 5 होगा। वोवेल में इसका पोजीशन इस प्रकार से होगा। तो कॉन्सोनेंट में देखिए कॉन्सोनेंट लेटर का पोजीशन, तो यहाँ कॉन्सोनेंट में बी का पोजीशन क्या होता है, तो 1 होता है। सी का आपका 2 होगा, डी का क्या होगा 3 होगा और एफ का पोजीशन क्या होगा 4। वास्तव में जो लेटर में एफ का पोजीशन क्या है बाबू, तो 6 है। और एफ से पहले कितने वोवेल लेटर हैं, तो 2, ए और ई, वो दोनों लेटर हटा दीजिए तो 4 लेटर आपके बचते हैं। तो चौथा पोजीशन किसका होगा, एफ का होगा कॉन्सोनेंट में। तो इसी प्रकार से कोड किया गया यहाँ। जैसे वो जो आपका लेटर यहाँ पर दिया गया है, तो वोवेल लेटर में इसका पोजीशन कौन सा है, तो चौथा है। कैसे, तो ए, ई, आई, ओ, ये किसका पोजीशन है, चौथा। अब देखिए एन का पोजीशन कॉन्सोनेंट में क्या है, तो एन का वास्तव में पोजीशन कितने होते हैं, तो 14वें नंबर पे है। कितना पोजीशन है इसका, 14। और 14 से पहले देखिए कितने वोवेल, ये आपका वोवेल लेटर है, तो ए, ई, आई 3 लेटर है। तो 14 में से 3 गया, कितना बचा, 11। तो ओ का एन का पोजीशन क्या हो जाएगा, 11। और ई जो है आपका दूसरा वोवेल लेटर है, कौन सा है, दूसरा। तो आपका कोड क्या है, 4-11-2। क्या है, 4-11-2। इसी आधार पर क्या गया है। अब 6 को भी चेक कर लें, तो एस का पोजीशन आपका वास्तव में कितना है, तो 19 है। कितने हैं, 19। लेकिन इससे पहले आपका कितने वोवेल लेटर आ जाते हैं, तो 4, ए, ई, आई, ओ, 4 लेटर। 19 में से 4 लेटर हटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, तो 15। कितने बचेंगे, 15। तो एफ का पोजीशन यहाँ क्या होगा बाबू, एस का पोजीशन तो 15 हो जाएंगे, एफ का पोजीशन 15। उसके बाद देखिए आई, तो आई का पोजीशन हो जाता है 3, ए, ई, आई 3। उसके बाद है एक्स, एक्स का पोजीशन वास्तव में कितना है आपका, तो 24 है। और उससे पहले कितने वोवेल लेटर आपके हैं, तो आपके हैं 5। तो 24 में से 5 जाएगा, कितना होगा आपका, 19। एक्स का पोजीशन कॉन्सोनेंट लेटर में कितना है, तो
तो 19 है। तो उसी प्रकार से देखिए 15 3 19 यहाँ पर क्या किया गया है, कोड किया गया है। अब आपसे 4 का कोड पूछा जा रहा है, तो एफ का पोजीशन 6, उससे पहले 2 वोवेल लेटर हटा दीजिए, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। ओ का पोजीशन है ये 15, लेकिन वोवेल में उसका पोजीशन क्या है, तो चौथा पोजीशन है, तो 4 के बाद फिर क्या होगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यू का पोजीशन कौन सा है, तो 5वां जाएगा वोवेल में। उसके बाद आर का पोजीशन है 18, लेकिन उससे पहले कितने वोवेल लेटर हैं, तो 4 हट जाएगा, तो कितने कॉन्सोनेंट में इसका पोजीशन रह जाएगा, तो 14 रह जाएंगे। तो 44 514 जिस भी ऑप्शन में हो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर चला जाएगा। चलिए मिथुन कुमार 44 का भी बहुत सही है, सागर कुमार 44 का भी बहुत अच्छा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या आंसर है। आदित्य कुमार माधव बिल्कुल सही है, 44 का भी आंसर आपका। चलिए देखते हैं अगले सवाल का आंसर क्या जाएगा बाबू। तो 44 आपका हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल हमारे सामने क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग बाबू इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 फिर आपका साइलोगिज्म चैप्टर से क्वेश्चन है, और कथन में क्या बोला गया बाबू, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 आप लोग देखिए क्या बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि सभी राजनेता भ्रष्ट हैं। क्या बोला गया, बिल्कुल सही बात बोला है। क्या बोला कि सभी राजनेता भ्रष्ट है, यही नेतवा तो लेकर देश को डूबा है जी, है कि नहीं। सबका क्या किया है, एकदम चौपट कर दिया, युवा सबको बेरोजगार बना दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो कथन बोला जा रहा है, क्या बोला गया है, सभी राजनेता भ्रष्ट हैं। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। बोला गया सभी राजनेता, ये क्या है बाबू, राजनेता हैं, और सभी राजनेता क्या है, भ्रष्ट हैं। तो सभी राजनेता भ्रष्ट हैं। अब देखिए आगे क्या बोला गया। उसके बाद बोला गया कि एम एक राजनेता है, एम फॉर मोदी मत समझिएगा, हम मोदी जी को इंगित नहीं किए हैं, समझ गए ना। क्या बोला गया, एम एक राजनेता, एम कोई व्यक्ति है, वह क्या है, राजनेता, तो वह राजनेता के अंदर में चला जाएगा, एम एक राजनेता है। अब देखिए क्या सब निष्कर्ष बोला गया है। निष्कर्ष नंबर 1 बोला गया कि एम भ्रष्ट नहीं है। तो हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं कि जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव रहे, क्या रहे बाबू, पॉजिटिव रहे, तो उसमें निगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, गलत होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 2 में क्या बोला रहा है कि कुछ राजनेता भ्रष्ट हैं। निष्कर्ष नंबर 2 में क्या बोला बाबू, कि कुछ राजनेता भ्रष्ट हैं। तो देखिए जब सभी राजनेता भ्रष्ट हैं तो कुछ राजनेता भी तो क्या होंगे, भ्रष्ट होंगे, क्योंकि सभी में क्या होता है, कुछ छिपा हुआ रहता है। हमेशा याद रखिएगा, सभी में क्या होता है, कुछ हमेशा छिपा हुआ रहता है। जब हमने कहा कि ये पूरा का पूरा कलम काला है और इस कलम को आधा हमने ढक लिया, तो बताइए ये जो कलम का भाग आपको दिख रहा है, ये बताइए कुछ भाग है या कलम का पूरा भाग है। तो आप कहेंगे कि सर ये कलम का कुछ भाग है, यानी कि क्या है, सभी में ये कुछ आपका क्या है, छिपा हुआ है। तो जब मैंने कहा ये सभी कलम काला है और इतना भाग हमने ढक लिया, तो अब आपसे पूछेंगे कि बताइए अब की स्थिति क्या है, तो आप कहिएगा कि सर कुछ कलम क्या है, काला है। यानी सभी में हमेशा याद रखिएगा कि कुछ क्या होता है बाबू, तो छिपा हुआ रहता है। अब देखिए तो यहाँ निष्कर्ष नंबर 2 में क्या बोला कि कुछ राजनेता भ्रष्ट हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और फिगर से यदि आप देखिए तो एक चीज याद रख लीजिए, क्या, तो अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों में कंक्लूजन निकाला जाता है, ऑल तथा सम दोनों में निकाला जाता है, जबकि बाहर से अंदर सिर्फ सम में कंक्लूजन निकाला जाता है। तो अंदर से बाहर ही तो बोला कि कुछ राजनेता भ्रष्ट है, यानी कि सम का बोलना क्या होगा, सही होगा। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 2 में, तो निष्कर्ष नंबर 2 में आपका क्या बोला जा रहा है उस चीज को देखिए। तो निष्कर्ष नंबर 2 देखिएगा, तो ये निष्कर्ष नंबर 2 हो गया। अब निष्कर्ष नंबर 3 में बोल रहा है कि एम भ्रष्ट है। क्या बोला, एम भ्रष्ट है। जब सभी राजनेता भ्रष्ट हैं और एम भी क्या है, एक राजनेता है, तो एम भी जाहिर सी बात है कि वह क्या होगा, भ्रष्ट होगा, क्योंकि राजनेताओं की क्या होती है, आदत भ्रष्टाचार करने की होती है। तो यहाँ पर एम भी क्या होगा, भ्रष्ट होगा। तो आपका निष्कर्ष नंबर 3 क्या हो जाएगा बाबू, तो सही हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3 आपका सही हो जाएगा।
अब चलिए देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा। तो 1 नंबर गलत, 2 तथा 3 मेरा क्या है तो सही है। आंसर जाएगा 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए में है सभी अनुसरण करते हैं, गलत, कोई अनुसरण नहीं करता, ये भी गलत। और सी में क्या है कि केवल 1 या 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। तो जब 2 नंबर मेरा सही है तो 2 और 1 के साथ तो आइदर बनेगा नहीं। अब देखिए डी में क्या करा है कि केवल 3 अनुसरण करता है, जबकि मेरा 2 भी क्या है सही है। तो देखते हैं आगे और कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो आगे देखिए ऑप्शन नंबर ई दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का मतलब वो आंसर तो मेरा तैयार था ना। आंसर क्या तैयार था बाबू, तो मेरा 2 भी सही था और मेरा निष्कर्ष 3 भी क्या था सही था। 2 और 3 दोनों सही, और 1 नंबर निष्कर्ष जो मेरा था क्या था गलत था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ई में बोला इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब ये तीनों निष्कर्ष मेरे गलत हो जाते तब आंसर जाता कोई अनुसरण नहीं करता है, लेकिन यहाँ निष्कर्ष 1 गलत है, 2 तथा 3 क्या है सही है। तो जब आंसर ये निष्कर्ष मेरा तैयार, आंसर तैयार हो जाए और वो ऑप्शन में मौजूद नहीं हो, तब आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ई। और ऑप्शन नंबर ई क्या जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चूंकि यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए केवल, क्या होना चाहिए, केवल 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। क्या जाना चाहिए, 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं, ये आपका आंसर जाना चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए मिथुन कुमार 49 का सी आपका बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन ये निष्कर्ष 1 तथा 2 में आइदर का केस नहीं बनेगा। याद रख लीजिए आइदर के लिए 3 नियम, क्या, तो 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, 1 निगेटिव, फिर से समझ लीजिए इसको। मिथुन कुमार का कहना है कि ऑप्शन सी जाएगा आंसर, नहीं जाएगा दोस्त मेरे। चलिए देखिएगा निष्कर्ष नंबर 1 क्या कह रहा है कि एम भ्रष्ट नहीं है। फिगर को फिर से समझा देते हैं आपको बनाकर। तो देखिएगा क्या बोला, सभी राजनेता क्या है बाबू, तो सभी राजनेता भ्रष्ट है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है आगे, एम एक राजनेता है। तो निष्कर्ष नंबर 1 में बोला एम भ्रष्ट नहीं है, यह आपका निगेटिव कंक्लूजन है, तो यह तो आपका वैसे ही गलत है। और 2 में बोला कुछ राजनेता भ्रष्ट है। जब सभी राजनेता भ्रष्ट होते हैं तो आपका ये कुछ राजनेता भी क्या होंगे, भ्रष्ट होंगे। और 3 आपका है एम भ्रष्ट है, तो एम भ्रष्ट आपका देखिए सभी राजनेता भ्रष्ट और एम एक राजनेता है, तो जाहिर सी बात है एम भी क्या होगा, भ्रष्ट होगा। तो बाबू एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, आइदर के लिए 3 नियम, क्या क्या, तो 1 निगेटिव 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, तो दोनों का दोनों गलत। जबकि निष्कर्ष नंबर 2 आपका क्या है, सही है। तो यहाँ आइदर का केस नहीं बनेगा और दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। इन दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपका सेम नहीं है, इसलिए 1 तथा 2 में आइदर का केस नहीं बनेगा। चलिए 1 2 में आइदर का केस नहीं बनेगा, 2 आपका चूंकि क्या है, सही है। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। 49 नंबर आपका हो गया है। 49 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे क्या सवाल पूछा गया है, चलिए ऑप्शन का ई, अनुपमा मधुकर। चलिए बहुत अच्छा, 49 का ई सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। क्या बोला गया है कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को क्या किया गया है बाबू, तो विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। अब बताइए प्रथम अर्धांश के अक्षर कौन होते हैं, तो ए से लेकर एम तक का जो लेटर होता है ये क्या होता है, प्रथम अर्धांश का अक्षर होता है, वही बोला गया। और एन से लेकर जेड तक का जो अक्षर होता है ये आपका द्वितीय अर्धांश के अक्षर होते हैं। तो सवाल में क्या बोला गया कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे गए। जब विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो पलट दिया जाएगा, यानी कि एम पहले आ जाएगा और ए का पोजीशन, तो ए से एम आपका क्या है, प्रथम अर्धांश का अक्षर, और उसको विपरीत क्रम में जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा एम से ए। तो एम का ये पोजीशन जो होगा बाएं छोर से क्या होगा बाबू, तो 1 हो जाएगा, और ए का पोजीशन बाएं छोर से 13 हो जाएगा। अब देखिए आगे सवाल में क्या बोला गया,
तो आगे बोला गया तथा द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को सही क्रम में लिखे गए, यानी कि द्वितीय अर्धांश का जो अक्षर है उसको क्या किया गया है, तो सही N से Z सही क्रम में लिखे गए हैं। तो N का पोजीशन 14 और Z का पोजीशन क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल में पूछा गया कि बाएं छोर से 17वें अक्षर, बाएं छोर से कौन सा अक्षर है, तो 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर। अब देखिए 17वें अक्षर के पास आप गए हैं तो यहाँ से फिर बोला गया आपको बाएं चलने के लिए, तो ये लेफ्ट और ये क्या हो गया राइट, बाएं यानी कि वापस बोल रहा है। तो जब वापस बाएं छोर से चलने पर जब तुरंत आपको बाएं बोला जाए तो क्या करना है, घटा देना, आपको माइनस करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 17 माइनस क्या है पोजीशन बाबू, तो 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन होगा, छठा अक्षर पूछा गया है ना, तो पोजीशन कौन सा होगा बाबू, तो 11 होगा। और 11 में देखिए कौन सा लेटर है, तो ए का पोजीशन है 13, तो यहाँ लेटर कौन सा है बाबू, तो बी है, इसका पोजीशन क्या होगा 12। और यहाँ है सी, इसका पोजीशन होगा 11। तो 11वां पोजीशन बाएं छोर से किसका है, तो सी का है। आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी चला जाएगा। क्या जाएगा बाबू, सी चला जाएगा। चलिए देखिएगा, चलिए इंग्लिश विथ गुड्डू कुमार आप दे रहे हैं डी नंबर आंसर। चलिए बिल्कुल सही है डी, आपका 52 का आंसर डी बिल्कुल क्या है, सही है बाबू। चलिए अगले सवाल के तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या हो। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, थोड़ा कंफ्यूजन रहे, आप क्वेश्चन को पूछिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। चाहे 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, समय का फिक्र आप लोग नहीं करें, आपके साथ मेहनत करने के लिए अंकित सर तैयार हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। 52 का सी किसने मारा है जी, अनुपमा मधुकर। आपका आंसर गलत है जी, 52 का क्या जाएगा, डी नंबर, सी जाएगा आंसर। चलिए सागर कुमार बिल्कुल सही आंसर है आपका, 52 का डी, अब सही है मधुकर। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है बाबू। तो 52 के बाद देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में देखिएगा क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 56 आपका फिर डायरेक्शन से शैडो का आया है। तो सवाल क्या है बाबू, तो सवाल में बोला गया कि शाम 5 बजे, टाइम क्या है बाबू, तो शाम के 5 बजे बोला गया कि सड़क पर चलते समय, तो जब परछाई से संबंधित बाबू कोई भी सवाल आए तो व्यक्ति को क्या करना है, आपको हमेशा ऊपर की ओर यानी कि उत्तर दिशा में चलाना है। और जब व्यक्ति उत्तर दिशा में होगा तो उसका लेफ्ट हैंड इस दिशा में और राइट हैंड क्या होगा, इस दिशा में हो जाएगा। अब सवाल में बोला कि हमने अपनी परछाई अपने पीछे देखा, क्या बोला, हमने अपनी परछाई अपने पीछे, तो व्यक्ति का पीछे तो नीचे है ना बाबू, तो इसने क्या देखा कि उसकी परछाई उसके पीछे बन रहा है। तो बताइए अगर परछाई यहाँ पे बन रहा है, टाइम क्या हो रहा है बाबू, तो शाम के 5 बज रहे हैं। और शाम के 5 बजे हमने पिछले क्लास में भी बतलाया था क्या, कि प्रकाश के बिल्कुल विपरीत दिशा में क्या होता है, परछाई बनता है। लाइट के बिल्कुल अपोजिट साइड में क्या होता है, तो शैडो का निर्माण होता है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, चलिए देखिए लिखने में गलती हो गया मधुकर, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में गलती मत कीजिए, आराम से आंसर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये तो अच्छा बात है कि आपने प्रयास किया, गलती उसी से होता है जो चलने का प्रयास करता है, ठोकर तो उसी को लगेगा बाबू, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे परछाई बना है, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश जब भी होगा तो यहाँ पे होगा बाबू, कहाँ पे होगा, उसके विपरीत में। और टाइम क्या हो रहा है, शाम के 5, यानी कि प्रकाश कौन से दिशा में होगा बाबू, तो वेस्ट में होगा, पश्चिम दिशा में। अगर वो वेस्ट होगा तो ये कौन सा दिशा होगा, ईस्ट हो जाएगा। और ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर दिशा कौन सा होता है, साउथ। और साउथ के विपरीत का दिशा हो जाएगा आपका नॉर्थ। अब देखिए सवाल क्या है कि मेरे दाएं तरफ से मेरा मित्र चेतन मेरे तरफ आ रहा है। तो व्यक्ति का दायां तो यही है ना, उसके दाएं तरफ से उसका मित्र चेतन उसके तरफ आ रहा है। चेतन क्या है, उसके तरफ आ रहा है। अब सवाल पूछा तो चेतन का चेहरा किस दिशा में है, तो चेतन का चेहरा बाबू देखो किस दिशा में है, तो इसका चेहरा साउथ दिशा में है, दक्षिण में। यानी कि आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर आंसर नहीं देना है। जब व्यक्ति का चेहरा पूछता तब हम देते उत्तर, लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू, पूछा गया चेतन का चेहरा, तो चेतन का चेहरा क्या है, दक्षिण दिशा में है। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण चला जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने दोस्तों के बीच एक बार कॉल करके मेरे लिए आप लोग जुड़ने का उससे कहिए कि चैनल के साथ जुड़े, और जितने भी दोस्त आपका एनटीपीसी का फॉर्म भरे हुए हैं और उनका एग्जाम होगा 15 दिसंबर से, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है आपका? लेटर नंबर दोनों का सीरीज है, लेटर और नंबर दोनों का सीरीज है बाबू। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है बाबू? तो ध्यान देना यहाँ पे क्या है, तो M1Q क्या है? M1Q, उसके बाद है आपका P9S क्या है? P9S, उसके बाद है आपका S25 और क्या है? U, और अगला पद आपसे पूछा गया है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लेटर का क्या करना है आपको? पोजीशन लिख लेना है। तो बताइए M का पोजीशन क्या है बाबू? तो M का पोजीशन 13, Q का पोजीशन तो 17, उसके बाद P का पोजीशन 19, ये सॉरी P का पोजीशन हो जाएगा आपका 16। चलिए P का पोजीशन क्या है? 16, S का पोजीशन 19, फिर देखिए उसके बाद क्या है आपका? फिर आ गया है आपका S, तो S का पोजीशन क्या होता है? 19, और U का पोजीशन हो जाएगा आपका 21। क्या होगा? 21। अब चलिए ध्यान दीजिएगा क्या सीरीज चल रहा है। तो देखिएगा 13 3 16 प्लस 3, अगले में जाइए 13 और 3 16। अब देखिए 16 और 3 कितने हो जाएंगे? तो 19 प्लस 3 किया गया। अब फिर आगे जाएंगे प्लस 3 करेंगे तो बाबू कितना होगा? तो 19 3 22, यानी कि भी लेटर, भी का पोजीशन क्या है? तो 22 है। अब चलिए देखिए दूसरे लेटर को देखिए, तो Q का पोजीशन क्या है बाबू? तो 17, और 17 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? तो 17 प्लस, चलिए ध्यान दीजिएगा फिर से आपका यहाँ पर क्या है? 17, और 17 प्लस 2, ध्यान दीजिएगा 17 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 19। तीसरे का क्या हुआ है? तीसरे से अब देखिए 19 और 2 फिर कितने हो जाएंगे? तो 21 हो जाएंगे, और 21 और 2 कितने हो जाएंगे? तो 23, यानी कि यहाँ जो तीसरे स्थान पे जो लेटर होगा वह कौन सा होगा? तो W होगा। इसका पोजीशन क्या होता है? 23 होता है। अब चलिए देखिएगा यहाँ क्या है? 1, और 1 के बाद यहाँ पर क्या दिया गया है? तो 9 दिया गया है, यानी कि प्लस 8 किया गया है। 9 के बाद देखिए आगे क्या है? तो 9 के बाद आगे आपका यहाँ पे देखिएगा क्या है? 25, यानी कि प्लस 16 किया गया है। अब देखिए आगे, तो पहले 8 फिर 16, तो 8 गुने 2 क्या किया गया? गुने 2 करके बढ़ाया गया है ना। तो 8 गुने 2 16, तो 16 गुने 2 कितने हो जाएंगे बाबू? तो 32 हो जाएगा। कितने होगा? 32। तो यहाँ 25 है, 25 और 32 कितने हो जाएंगे? तो 57। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 57, यानी कि B57, W आपका आंसर चला जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, भी के बाद 57 और क्या है? W है। आपका आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा आंसर। चलिए अनुपम मधुकर आपका 61 का सी गलत आंसर है सर। चलिए इसको सही कीजिए आप लोग। चलिए राहुल गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को शेयर करिए आप लोग। चलिए राहुल गुप्ता, बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। 61 का सी अनुपम मधुकर गलत है जी आपका आंसर। 49 नहीं होगा, 32 जुटेगा वहाँ पे। क्या होगा? 32 होगा। चलिए तो आपका आंसर क्या चला जाएगा बाबू? तो बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो 61 के बाद देखिएगा अगला सवाल। चलिए देखिएगा ये क्या किया गया है? निम्न में से एक विषम भिन्न को चुने। चलिए मैथ का। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। फिर आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं। कौन सा सवाल है बाबू? तो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से कथन में क्या बोला गया? ध्यान दीजिएगा। कथन में बोला गया कि क्या बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण महिलाओं को रात को अकेले यात्रा नहीं करने की सलाह दी जानी चाहिए। मतलब कि कथन में क्या कहा गया? कथन को ध्यान से पढ़िए। कथन में बोला गया कि क्या बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए महिलाओं को रात में अकेले यात्रा ना करने की सलाह दी जानी चाहिए। कथन ये आपका बोला जा रहा है। मतलब अगर कोई घटनाएं हो रही है
तो उस घटना के लिए आप किसी व्यक्ति किसी अति को देखिए, यहाँ क्या है, महिलाओं को रोक देना चाहिए। रोक देना तो कोई निष्कर्ष तो बाबू नहीं होता है, उसका अतिरिक्त उपाय ढूंढना है। अब देखिए तर्क नंबर 1 क्या कर रहा है, तो तर्क 1 में कहता है कि नहीं, इसके बजाय सरकार को ऐसी घटनाओं के नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है। अब देखिए महिलाएं क्या है हमारे देश में, बिल्कुल आत्मनिर्भर हो चुकी है। उसको जहां मन होगा 12 बजे 1 बजे 2 बजे, बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में अकेले रहती है, उसको कहीं भी यात्रा करना पड़ सकता है आवश्यकता के अनुसार। अगर उस घटनाओं को देखते हुए महिलाओं को ना जाने की सलाह दी जाए तो ये तो ज्यादती हो जाएगी उस महिला के साथ। इसलिए आपका ये कहना कि घटना को देखते हुए यात्रा ना करने की सलाह दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है, बल्कि उसके बजाय सरकार को कोई अलग उपाय करने की जरूरत है। तो तर्क नंबर 1 आपका क्या कर रहा है, वही कर रहा है कि नहीं, इसके बजाय सरकार को ऐसी घटनाओं के नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। तो आपका तर्क नंबर 1 क्या हो जाएगा बाबू, तो तर्क नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अब देखिए तर्क नंबर 2 क्या कह रहा है, तो तर्क 2 में बोला कि हाँ, पुलिस विभाग के लिए भी ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल है। बाबू एक चीज़ बताओ, पुलिस आखिर रखा किस लिए जाता है, कि कोई घटनाएं ना हो। अगर कोई घटना हो रहा है तो उस घटना पे अंकुश लगाने के लिए आप महिलाओं को ये कहिएगा कि आप घर से निकलिए ही नहीं, ये तो इसका कोई निदान नहीं है। आपको क्या करना है कि उसका अलग से पुलिस, एक्स्ट्रा पुलिस लगाइए। हर एक चौक चौराहों पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे, ट्रेन में रखिए एक जवान को आप हमेशा, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अतिरिक्त पुलिस बल की ज़रूरत पड़ रही है, इसके बजाय आप महिलाओं को ये सलाह दे दें कि आप रात में यात्रा ना करें। ये आपका कोई तर्क नहीं है। तो तर्क नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो क्या कह रहा है कि पुलिस विभाग के लिए ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण करना मुश्किल है, तो पुलिस का काम ही है मुश्किलों भरा काम, तो उसको तो मुश्किल लेना ही पड़ेगा ना बाबू। तो 2 नंबर तर्क आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 65 का आंसर मारे हैं ए, किसने मारा, ए सागर कुमार। चलिए बिल्कुल सही है, आपका आंसर क्या चला जाएगा, केवल 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जाएगा, केवल तर्क 1 सही है। चलिए 65 का ए सागर कुमार, अनुपमा मधुकर, चलिए ये भी सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। 65 का क्या जाएगा, ए जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और 65 के बाद देखते हैं अगला सवाल रीजनिंग का क्या पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं क्या है सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। तो 70 में क्या बोला गया बाबू, ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है साइलोगिज्म चैप्टर से कि सभी गायक डांसर है। क्या बोला गया है, सभी गायक क्या है बाबू, तो डांसर है। तो सभी गायक आपका डांसर है। चलिए आगे क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। सभी डांसर कवि है। सभी डांसर क्या है, तो कवि है। चलिए आगे ध्यान दीजिए क्या बोला गया, फिर बोला गया आर एक कवि है, यानी कि आर जो है क्या है, एक कवि है। ये आपका क्या है, सवाल है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, फिगर में हमेशा अंदर से बाहर आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वह ऑल तथा सम दोनों में निकलेगा, ऑल तथा सम दोनों में निकलेगा। लेकिन बाहर से अंदर जब भी कंक्लूजन निकलेगा तो सिर्फ सम में निकलेगा। ये चीज़ हमेशा आप लोग याद करके रख लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 70, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो अंदर आप देख रहे हैं कवि क्या है, आर एक कवि है। तो ये अंदर वाले का अंदर वाले से जब दोनों अलग अलग हो तो किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं, आर का ना तो गायक से और आर का ना डांसर से किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ना तो निगेटिव और ना ही पॉजिटिव। अब चलिए निष्कर्ष के तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है। तो निष्कर्ष नंबर 1 में बोल रहा है कि आर क्या है, डांसर है। तो देखिए हमने अभी क्या बताया, आर का डांसर से और गायक से किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा, किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा, ना तो निगेटिव में और ना ही पॉजिटिव में। जो भी कंक्लूजन बोलेगा वह क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा बाबू, तो गलत होगा। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 2 में क्या बोल रहा है, तो 2 में बोल रहा है कि आर गायक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव रहे तो निगेटिव कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, तो निगेटिव कंक्लूजन आपका गलत होगा।
निगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा बाबू, तो गलत होगा। तीसरा नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, तो तीसरा में बोल रहा है कि कुछ कवि डांसर है। तो देखिए यहाँ कवि और ये क्या है, डांसर, यानी कि ये बाहर से अंदर की ओर बोल रहा है। तो बाहर से अंदर कुछ का बोलना क्या होगा बाबू, सही हो जाएगा। कुछ का बोलना क्या होगा, सही होगा। तो निष्कर्ष नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। और 1 तथा 2 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइदर का भी केस बनता है, ध्यान रखिएगा। आइदर के लिए कितने नियम, तो 3 नियम, 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। तो आइदर कैसे तैयार करना है आपको ध्यान रखिएगा। जब भी कोई निगेटिव कंक्लूजन आपका गलत हो जाए तो उस निगेटिव कंक्लूजन को वैसे पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ कंपेयर करें जिसका कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। और आइदर के लिए 3 नियम हमेशा याद रखिए, 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। अब देखिए यहाँ निगेटिव तो है और ये भी 1 नंबर कंक्लूजन आपका क्या है बाबू, तो गलत है। क्या है, गलत। और 2 भी क्या है आपका, गलत है। तो 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव, दोनों का दोनों क्या है, गलत है। लेकिन दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। 1 में देखिए क्या कह रहा है कि आर डांसर है और 2 में कह रहा है कि आर गायक है। अगर यहाँ पर डांसर होता तब तो हम आइदर का केस बना देते, लेकिन दोनों का मुद्दा क्या है बाबू, तो अलग अलग है। क्या है, अलग अलग। तो चलिए आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष केवल 3 अनुसरण करते हैं, चूंकि 1 और 2 में आइदर का केस नहीं बना। फिर से अनुपमा मधुकर, चलिए देखिए रूल याद कर लीजिए। आइदर के लिए कितने नियम, 3 नियम, कौन कौन, 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत और सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा। तब क्या बनेगा, आइदर का केस। चलिए हो गया क्लियर। चलिए अब देखिएगा, तो इसका आंसर होगा केवल 3 अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए सागर कुमार बिल्कुल सही आंसर है आपका 70 का डी। गुड्डू कुमार सही है। मधुकर 70 का डी बिल्कुल सही है जी। चलिए सबका आंसर बिल्कुल सही है। अगले सवाल के तरफ हम लोग चलते हैं। 70 के बाद देखिए अगला सवाल क्या है हमारे सामने। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। चलिए नंबर सीरीज से अगला सवाल फिर से आपसे पूछा गया है। तो सवाल में देखिए क्या संख्या दिया गया आपको, तो संख्या दिया गया आपको 97, 97 के बाद है आपका 63, 63 के बाद है 18 और अगला पद आपसे पूछा गया है। तो चलिए क्या है 97, 63, 18। तो देखिए क्या होता है, 9 और 7 को जब आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, 63 होगा। 63 और ये 63 में कौन कौन से अंक हैं, तो 6 और 3, इन दोनों को जब आपस में आप गुना करेंगे तो कौन सा संख्या होगा, तो 18 हो जाएगा। 6 या 18, 18 को फिर 1 और 8 को आपस में गुना करेंगे तो कितने होंगे, तो 8 हो जाएंगे। जिस भी ऑप्शन में आपका 8 होगा वही आपका क्या होगा, आंसर जाएगा। क्या जाएगा बाबू, आंसर जाएगा। तो 74 का आंसर ए गलत है। कौन मारे हैं, गुड्डू ये मधुकर, 74 का ए बिल्कुल गलत आंसर है आपका। 74 का बी, चलिए बी आपका क्या है, सही है। आंसर क्या जाएगा, 8 चला जाएगा। तो आपका 74 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मधुकर आपका गलत है, 74 का बी बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो 74 के बाद देखिएगा, चलिए अंक 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 77 में बाबू क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं हम लोग। तो 77 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 में आपका डाइस से सवाल है। पूछा गया अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो बाबू एक चीज, डाइस का ये सवाल है तो पहले जान लेते हैं डाइस क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो डाइस का कुछ हम बता देते हैं आपको। डाइस कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, याद रखिएगा हमेशा 2 प्रकार के। यहाँ पे हमने लिखा 4, 3 और यहाँ पे लिख दिया 6। और एक और डाइस हमने दिया जिसमें हमने ऊपर के सतह पे लिखा 5, उसके बाद दाएं के सतह पर लिखा 1 और सामने के सतह पर लिख दिया 3। क्या लिखा, सामने के सतह पर 3। चलिए डाइस को समझिएगा सबसे पहले। चलिए बहुत अच्छा गुड्डू कुमार, 2 प्रकार के होते हैं जी, बहुत अच्छा। चलिए गुड्डू कुमार बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन तो अच्छा ही रहता है। चलिए बना लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाएंगे, और जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो क्वेश्चन बुरे हो जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए एक डाइस जो होता है बाबू उसके कुल कितने सतह होते हैं, तो 6 सतह होते हैं। कितने सतह होता है, तो 6।
तो किसी भी सतह के, ध्यान रखिएगा, किसी भी सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। कितने पड़ोसी सतह होते हैं बाबू? तो 4 पड़ोसी सतह होते हैं तथा एक क्या होता है? विपरीत सतह होता है। एक क्या होता है? विपरीत सतह होता है। जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग, ध्यान से सुनिएगा, जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो जाए, जैसे कि देखिए ऊपर के सतह पर क्या है बाबू? तो ऊपर के सतह पर 4 है और दाएं के सतह पर क्या है? 3, और इन दोनों का योग कितना? तो 7। तो जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग, आप लोग नोट कर लें, जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो जाए तो वह आपका पासा कौन सा पासा होगा? तो सामान्य पासा होगा। कौन सा पासा होगा बाबू? तो सामान्य पासा होगा। लेकिन जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं हो, पासा नंबर 2 में देखिएगा, 5 और 1 कितने होते हैं? तो 5 और 1 आपका 7 नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 और 3, तो 1 और 3 कितने होंगे? तो 4, ये भी 7 नहीं हुआ। उसके बाद देखिए 3 और क्या है? 5 है, तो ये भी आपका क्या है? 8 हो जाएगा, 7 नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं हो, क्या नहीं हो? 7 नहीं हो, तो वह पासा आपका कौन सा पासा होता है? तो मानक पासा होता है। कौन सा पासा होता है बाबू? तो मानक पासा। और मानक पासा में ध्यान रखिएगा, 1 के विपरीत में 6, 2 के विपरीत में 5 और 3 के विपरीत में क्या होता है? 4 होता है। मानक पासा में हमेशा 1 के विपरीत में 6, 2 के विपरीत में 5 और 3 के विपरीत में क्या होता है? तो 4 होता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, होता क्या है ना कि जब अच्छे कंपनी का लूडो आप लेते हैं और उसका जो डाइस होता है उसमें क्या होता है कि हमेशा एक दूसरे का विपरीत में कितने अंकों का योग होता है? तो 7 होता है। चूंकि होता क्या है कि किसी भी डाइस में कितने अंक लिखे होते हैं? तो या तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक लिखे होते हैं। कितने तक? 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है। इन सभी का योग यदि आप देखें तो कितने होते हैं? तो 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10 और 10, 5 कितने? 15, 15, 6 कितने? तो 21 होता है। यानी कि 6 सतह का औसत ये मान कितना है बाबू? तो 21 है। सतह कितने हैं? तो 6। तो लगभग देखिए, तो एक सतह का मान आपका कितना हो जाएगा बताइए? तो लगभग 3.5 होता है आपका। कितने होंगे? तो 3.5, 3.5 ये आपका क्या होता है? एक सतह का लगभग वैल्यू होता है। तो जब 2 सतह हम करेंगे तो दोनों का कितना होता है? एक सतह का यदि 3.5 है तो बताइए 2 सतह के कितने होंगे? तो 7 होंगे। यानी कि 2 सतह पर लिखे अंकों का जब हम अंकों को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड डाइस का नियम है। कैसे? तो अब जैसे कि देखिए यहाँ तो हमें पासा का 3 ही व्यू दिखाई दे रहे हैं। कितने व्यू दिखाई दे रहे हैं बाबू? तो 3 व्यू दिखाई दे रहे हैं। अब जब 3 व्यू दिखाई दे रहे हैं तो आप कहिएगा कि सर 4 के विपरीत में 3 या 5 के विपरीत में 2 और 1 के विपरीत में 6 ही क्यों होगा? हो सकता है 4 के विपरीत में यहाँ 6 नहीं है, उसके बाद 3 नहीं है, 2 नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो बाबू एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखना कि जो व्यू हमें दिखाई देता है उसी के अनुसार हम आंसर देते हैं। अब जैसे कि देखते होंगे आप लोग शाम के शाम टीवी जब आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो न्यूज़ रीडर जब न्यूज़ पढ़ता है तो टेबल के उस पर वो पढ़ रहा होता है और उसका आपको क्या है? शरीर का ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई पड़ता है। शरीर का ऊपरी हिस्सा आपको क्या होता है? दिखाई पड़ता है। और उसको देखते होंगे सूट एकदम पहन के, टाई लगा के, चश्मा लगा के न्यूज़ रीडर न्यूज़ को पढ़ते रहता है। कभी आपके दिमाग में ये आया कि वो नीचे जूता नहीं हवाई चप्पल पहना है या फुल पैंट नहीं हाफ पैंट पहन के आया है? चूंकि आपको तो नीचे का व्यू आपको दिखाई नहीं दे रहा उसका, लेकिन कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया हुआ। क्यों नहीं आया है? क्योंकि जो ऊपर का व्यू आपको दिखलाई पड़ रहा है उसी के अनुसार आपने क्या सोच लिया कि ऊपर जो व्यक्ति यदि सूट पहने हुए है, ऊपर से टाई लगाए हुए है, चश्मा लगाए हुए है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे हुआ पैंट भी पहना होगा और उसके नीचे हुआ जूता भी पहना होगा। क्योंकि जो आधा व्यू आपको दिखाई दे रहा है, आधे दृश्य जो आपको दिख रहे हैं उसी के अनुसार आपने क्या कहा कि वो सर जूता भी। अब जैसे कि देखिए मेरा क्या है? आधा शरीर ही आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आधा शरीर के बाद देखिए ऊपर क्या है? मेरा शर्ट देख रहे हैं, उसके ऊपर ये टी शर्ट भी है। अब नीचे मैं हो सकता है कि हाफ पैंट में ही हूँ, ये भी संभव है। फुल पैंट मैंने नहीं पहना, लेकिन आपके दिमाग में ये तो नहीं आया होगा कि सर हाफ पैंट में क्लास ले रहे हैं। तो ये चीज़ है। क्यों आप ऐसा सोचते हैं? क्योंकि ऊपर का जो आपको दृश्य देख रहा है उसके अनुसार आप सोच, वही मैं गंजी पहन के यदि मैं आ जाता तो आप सोच लेते कि सर हाफ पैंट में ही आए होंगे। तो ऐसा होता है। तो
तो जो व्यू आपको दिखे उसी के अनुसार क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं हो तो वह पासा आपका कौन सा पासा, मानक पासा। और मानक पासा में 1 के विपरीत में 6, 2 के विपरीत में 5 और 3 के विपरीत में 4 होता है। 3 के विपरीत में बाबू क्या होता है, 4 होता है। और पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग जब 7 हो जाए तो वह पासा आपका कौन सा पासा, सामान्य पासा। अब देखिए सवाल क्या पूछा, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो अंक क्या क्या है बाबू, 4, 1, 5। 4 1 को जोड़िए 5 हो जाएगा, 7 नहीं हो रहा है। 1 और 5 को जोड़िए 6 होता है, 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 होगा। यानी कि पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं है। तो यह कौन सा पासा है, तो यह आपका मानक पासा है। और मानक पासा में बाबू 4 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 के विपरीत में देखिए यहाँ हमने क्या बताया, 3 होगा। 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा आंसर। चलिए गुड्डू कुमार बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही। सागर कुमार आपका भी सही है। अनुपमा मधुकर सही है आंसर आपका, 77 का सी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया है। 77 के बाद देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, मिसिंग नंबर चैप्टर से आपके सामने सवाल है। और क्या है बाबू, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ थोड़ा बना लेते हैं हम। चलिए दिया गया है 8, उसके बाद है 10, उसके बाद है आपका 423। क्या है बाबू, 423। दूसरे बॉक्स में यदि आप देखें तो क्या है, तो यहाँ पे है आपका 9, उसके बाद क्या है आपका 441, उसके बाद क्या है 3। चलिए एक बॉक्स आपको और दिया गया है और इसमें आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो एक में है 5, उसके बाद है आपका 12 और पूछा जा रहा है बताइए यहाँ पे कौन सा संख्या होगा। तो चलिए मिसिंग नंबर चैप्टर से आपका क्या है, ये सवाल है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट मारिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 80 का। देखिएगा यहाँ बाबू क्या है 8 और यहाँ क्या है 10। तो 10 और 8 को जब हम आपस में जोड़ेंगे, 10 और 8 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 18। कितने हो जाएंगे, 18। और 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 324 होता है। कितना होता है, 324। इसी को क्या किया गया है, उल्टा लिख दिया गया। यानी जो 4 अंतिम में है उसको पहले लिखा गया, फिर 2 लिखा गया और फिर क्या किया गया है, 3 लिख दिया गया है। यानी कि 8 और पहले भाग और तीसरे भाग में जो अंक है उसको आपस में जोड़कर 8, 10, 18, 18 का स्क्वायर 324 और 324 को क्या किया गया है, तो उल्टा लिख दिया गया। 324 को उल्टा 423 लिखा गया है। देखिए 3, 2, 4, 324 होगा। अब देखिए दूसरे बॉक्स में जब हम चलते हैं तो 9 और 3 को जब आप जोड़िएगा तो कितने होंगे बाबू, तो 12 होंगे। और 12 का स्क्वायर कितना, तो 144। और 144 को जब आप उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 441, जो कि आपके बॉक्स में लिखा गया है। उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। तो देखिए 5 और 12 को जब आप जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 और 12 को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 17। और 17 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 289। कितने होंगे, 289। इसको जब उल्टे लिखेंगे तो आपका क्या होगा, तो 982 यानी कि 982 हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 982 आपका आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 982, अनुपमा मधुकर बिल्कुल सही आंसर है, 80 का डी। गुड्डू कुमार सबका सही है जी। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 80 के बाद देखिएगा कौन सा सवाल हमारे सामने। चलिए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से आपका शब्दों का तर्क संगत कर्म आपका सवाल है। क्या पूछा गया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक कर्म होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या है आपके सामने, तो शब्द है आपका पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या होता है बाबू, तो सबसे पहले अपराध होगा। सबसे पहले क्या होगा, अपराध, यानी कि कोई पहले गोली मारेगा और गोली मारने के बाद अपराध हो गया, तब क्या होगा, तो वहाँ पर पुलिस आई है। कौन आई है, तो पुलिस। अपराध के बाद वहाँ पे पहुँचेगा पुलिस,
पुलिस पहुंचेगा, यानी 3 के बाद क्या, तो 1। अब पुलिस आने के बाद क्या होगा बाबू, तो वह कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी कि न्यायालय में पेश किया जाएगा जज के सामने। तो चौथा नंबर क्या होगा आपका, तीसरे पे आ जाएगा। और न्यायमूर्ति के सामने जब जाएगा उसके बाद फिर फैसला सुनाया जाएगा। क्या होगा उसके बाद, फैसला सुनाया जाएगा। और फैसला सुनाने के बाद उसको क्या मिलेगा, तो दंड मिलेगा। क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, यानी कि 5 के बाद हो जाएगा 2। तो कर्म, सार्थक कर्म क्या होगा, तो सार्थक कर्म आपका हो जाएगा पहले अपराध। क्या होगा बाबू, पहले अपराध होगा, उसके बाद क्या होगा, तब पुलिस आएगी। पुलिस आने के बाद क्या होगा, तो न्यायमूर्ति के पास भेजा जाएगा। क्या होगा बाबू, न्यायमूर्ति के पास भेजा जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, न्यायमूर्ति क्या करेंगे, फैसला सुनाएंगे, फैसला होगा। और फैसला के बाद अपराधी को क्या होगा, दंड मिलेगा। फैसला के बाद क्या होगा, दंड मिलेगा। ये आपका क्या है, सार्थक कर्म है। तो आपका आंसर जाएगा 3 1 4 5 2। तो 3 1 4 5 2 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। तो 83 का आंसर मधुकर मारे हैं सी, सागर सी। चलिए गुड्डू का भी सी है, बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं आंसर। मज़ा आ रहा है सर, चलिए बहुत अच्छा गुड्डू कुमार, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी हम बहुत कम मज़ा दे रहे हैं बाबू, मज़ा लेने के लिए वीडियो को क्या करना है, एकदम धड़ल्ले से शेयर करते रहिए और मज़ा देखिए कितना गुना बढ़ता है आप लोगों का। चलिए अगले सवाल के तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं 83 के बाद अगला सवाल क्या है। तो 83 के बाद देखिएगा आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, रैंकिंग चैप्टर से आपका सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला गया बाबू, कि एक कक्षा में राम आरंभ से 12वें स्थान पर है तथा श्याम अंत से 16वें स्थान पर है। दोनों के बीच 7 व्यक्ति हैं, कक्षा में व्यक्ति का अधिकतम संख्या ज्ञात करें। ये सवाल आपसे पूछा गया। तो चलिए देखिएगा, एक कक्षा में राम आरंभ से कौन से स्थान पर है बाबू, तो 16वें, ये 12वें स्थान पे। कौन से स्थान है, तो 12वें स्थान पे कौन सा है, राम है। उसके बाद बोला गया कि, चलिए देखिएगा, उसके बाद बोला गया कि तथा श्याम अंत से 16वें स्थान पर। देखिए राम 12वें स्थान पर है, यानी कि राम से पहले कितने व्यक्ति, तो 11 व्यक्ति। 11 के बाद 12वां पोजीशन किसका है, राम का है। अब देखिए क्या बोला गया कि तथा श्याम अंत से 16वें स्थान पर है। यदि श्याम अंत से 16वें स्थान पर होगा तो 15 व्यक्ति के बाद ही तो होगा 16वां पोजीशन किसका, तो श्याम का। आगे बोला गया कि दोनों के बीच में 7 व्यक्ति, यानी कि राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति हैं। राम और श्याम के बीच में कितने, तो चलिए राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति हैं। आगे देखिए क्या पूछा कि कक्षा में व्यक्ति का अधिकतम संख्या ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो सवाल में क्या है बाबू, इस पंक्ति को जब आप देखोगे तो इसमें देखो व्यक्तियों की संख्या, तो 11 1 12, 12 7 कितने, तो 19, और 19 और श्याम कितने, 20, अब 20 15 कितने हो जाएंगे, तो 35। इस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 35 है। तो देखो बाबू एक स्थिति तो आपका ये बन रहा है, एक स्थिति और आपका बन सकता है सवाल में, वो क्या बनेगा वो भी देखिए। तो सवाल में बोला गया कि श्याम अंत से 16वें स्थान पर है, तो मानकर चलिए कि ये पहला जो स्थान है यहाँ पे कौन है, श्याम है। और श्याम के नीचे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 15, और 15 के बाद कौन है बाबू, तो श्याम है। और बोला गया कि राम आरंभ से 12वें स्थान पर, तो 12वें स्थान पे होगा तो इसके ऊपर व्यक्ति कितने, तो 11, और राम का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे 11 11 1 12, तो नीचे कितने होंगे, तो 3 हो जाएंगे, 3 नीचे कितने हो जाएंगे, तो 3। तो देखिए इस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, तो श्याम और 11 12, 12 1 13, और 13 के बाद देखिए नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो 3, कितना हो जाएगा बाबू, तो 16 हो जाएगा। कितना होगा, तो 16। ये 15 क्या होगा आपका, हट जाएगा यहाँ से अभी तत्काल। चलिए अब देखिए इस पंक्ति में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो 16 हो रहा है। तो 2 स्थिति आपके सामने बन के तैयार हो रहा है। कितने स्थिति बन रहे हैं बाबू, तो 2 स्थिति बन रहे हैं। कितना,
देखिए एक पंक्ति में हम देख रहे हैं कि 35 व्यक्ति हो रहे हैं, जबकि दूसरे पंक्ति में हमने देखा 16 व्यक्ति हो रहे हैं, दो स्थिति बन रही है। लेकिन सवाल में क्या पूछा, अधिकतम संख्या पूछा है। यदि न्यूनतम संख्या पूछा होता तो हम 16 देते, और अधिकतम संख्या जब पूछा है तो आंसर क्या देंगे, हम 35 देंगे। अगर पूछा जाता कुल व्यक्तियों की संख्या तो मेरा आंसर जाता जानकारी अधूरी है। क्या जाता आंसर, जानकारी अधूरी है। चूंकि देखिए यहाँ पर तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा 35। 87 का आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। मधुकर जी चलिए बहुत अच्छा। सागर कुमार 87 का बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए रीजनिंग कितना देर तक पढ़ाइएगा सर, टाइम क्या रहेगा, जितना देर आप पढ़ेंगे उतना देर हम आपको पढ़ाएंगे सर। चैप्टर वाइज कब से स्टार्ट कीजिएगा, बहुत जल्दी। आप लोग जितना जल्दी इस चैनल के साथ जितने स्टूडेंट को जोड़ देंगे उतना जल्दी आपका क्या होगा, चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और इसी वीक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, टाइम आपका 1 से सवा घंटे का क्लास चलेगा प्रतिदिन चैप्टर वाइज का। ये तो आपका एनटीपीसी का सेट चल रहा है 9 नंबर। चलिए ध्यान रखिएगा। शुभम जी आप ध्यान रखिए, विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए चैनल के साथ, जल्द ही क्लास आपका स्टार्ट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल क्या पूछा गया है। तो 87 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है आपका बाबू, तो ये आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर से पूछा गया है। तो ब्लड रिलेशन में आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पुरुष को आप किससे सूचित करेंगे, तो पुरुष को आप हमेशा माइनस से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, प्लस से। सॉरी, पुरुष को क्या करना है बाबू, तो पुरुष को आप हमेशा प्लस से सूचित करें, तथा महिला को आप हमेशा क्या करेंगे, तो माइनस से सूचित करेंगे। महिला को क्या करना है, तो माइनस से सूचित करना है। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि $A B का अर्थ है कि A B का पिता है, A* B का अर्थ है कि A B की माँ है, A@B का अर्थ है A B की बहन है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि FZ की मौसी है। तो चलिए एक एक ऑप्शन आप देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, $F क्या है बाबू, L, और स्टार क्या है, Z। चलिए डॉलर का अर्थ क्या है, तो डॉलर का अर्थ पढ़िएगा A B का पिता है, यानी कि A जो है किसका पिता है, B का। ये $A B का अर्थ है, तो यानी कि F जो है L का कौन हो जाएगा, F L का पिता हो जाएगा, F L का पिता हो जाएगा। चलिए सॉरी एक मिनट देखिएगा, चलिए नीचे हल्का बनाते हैं। चलिए $F तो F क्या हो जाएगा बाबू, पिता हो जाएगा, और L क्या होगा, पुत्र या पुत्री। तो F पिता यानी कि पुरुष, इसको क्या करेंगे आप, प्लस से दर्शा देंगे। चलिए इसको क्या करेंगे, प्लस से दर्शा देंगे। आगे देखिए क्या है सवाल, क्या बोला गया है, L*B, A*B का अर्थ क्या है, A B की माँ है। क्या है, A B की माँ है, यानी कि Z की माँ कौन है, तो L है। Z की माँ कौन है बाबू, तो L, यानी कि L क्या है, महिला। तो अब देखिए F और Z आपसे पूछा गया किसमें FZ की मौसी होगी। इस फिगर में देखिए तो FZ का कौन है, तो नाना है। आपका ऑप्शन ए क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए क्या है, Z@F, का अर्थ क्या है, A B की बहन है, यानी कि Z और F क्या है, आपस में बहन है। ZF आपस में क्या है, ZF की बहन है, यानी कि ये बहन है। F भाई है या बहन है, ये स्पष्ट नहीं है आपका, ये स्पष्ट आपका नहीं है, तो इसलिए ये स्पष्ट अभी हम नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ये क्या हो गया, बहन। तो मौसी तो ये हो नहीं सकते, या तो भाई होगा या फिर बहन होगा। तो बी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। ऑप्शन सी में देखिए क्या है, तो ऑप्शन सी में कहीं भी F का चर्चा है ही नहीं, तो ये भी आपका आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब देखिए F@Q, का अर्थ क्या है, A B की बहन है, यानी कि F जो है किसकी बहन है बाबू, तो Q की बहन है। ये आपका है ऑप्शन नंबर डी का। देखिएगा F किसकी बहन है, Q का। उसके बाद Q*Z, स्टार का अर्थ क्या है, A B की माँ है, यानी Q जो है Z की कौन है, तो Z की ये माँ है। तो देखिए Z की माँ Q और Q की बहन F, तो माँ के बहन को क्या बोला जाता है बाबू, तो मौसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मौसी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, आंसर देने के लिए तैयार है। सवाल तो यही पूछा गया ना,
क्या कि तो निम्नलिखित में किसका अर्थ है एफ जेड की मौसी है? तो अपना ऑप्शन नंबर डी देखिए, एफ जो है क्या है, जेड की मौसी है। जेड की माँ क्यू और क्यू की बहन एफ, तो माँ की बहन को क्या बोलते हैं? तो मौसी बोलते हैं। चलिए आपका आंसर क्या जाएगा? मधुकर नवासी का डी बिल्कुल सही। चलिए नवासी का डी बिल्कुल सही है मधुकर जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 89 आपका हो गया। 89 के बाद देखिए अगला सवाल आपका क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। 93 में क्या पूछा गया है कि यदि 17 जनवरी 2018 को शनिवार है तो 14 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? ये आपसे कैलेंडर का सवाल पूछा गया है। तो कैलेंडर के सवाल को हल करने के लिए माह और सदी का कोड याद रखना आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कोड लिख दें और कोड को याद करने का तरीका हम आपको बतला दें। तो चलिए देखिएगा, कोड हम आपको लिख रहे हैं अभी। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा माह का कोड हम लिख रहे हैं। तो माह देखिए आपका जनवरी, उसके बाद क्या होगा बाबू, फरवरी, फिर मार्च, उसके बाद देखिए अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद हो जाएगा आपका जून, जून के बाद होगा आपका जुलाई, जुलाई के बाद हो जाएगा अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद देखिए नवंबर और फिर क्या होगा आपका दिसंबर। ये आपके क्या हैं, माह हैं। टोटल कितने महीना होते हैं बाबू एक साल में? तो 12। कोड देखिएगा, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का आपका हो जाएगा 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का हो जाएगा 5। ये हो गए आपके माह का कोड। अब सदी का कोड देखिए, तो 1600, उसके बाद 1700, उसके बाद 1800, फिर आपका हो जाएगा 1900। तो कोड इसका क्या क्या होगा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। तो कोड आपका हो जाएगा 6420। अब देखिए दिन का कोड आप लोग नोट करते रहे मेरे साथ। दिन का कोड देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ हो गया आपका सोमवार, चलिए सोमवार के बाद देखिए मंगलवार, चलिए उसके बाद देखिए बुधवार, गुरुवार, चलिए उसके बाद देखिए शुक्रवार, शनिवार और ये रहा आपका रविवार। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो दिन का कोड आपका क्या है, बिल्कुल आसान है, एक लगातार में है। सोमवार का कोड 1, मंगलवार का कोड 2, बुधवार का कोड 3, गुरुवार का कोड 4, शुक्रवार का कोड 5, शनिवार का कोड 6 और रविवार का कोड क्या हो जाएगा बाबू, 7 या 0। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने कैलेंडर का ये सवाल है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका माह कौन सा है? तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने माह हैं टोटल? तो 12। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोड कैसे याद करना है आपको। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, माह का कोड याद करने के लिए 3 उंगली आप हमेशा याद रखिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी का कोड हो जाएगा आपका 6, ये 0, जनवरी का 0, जनवरी, फरवरी, मार्च 0, 3, 3, अप्रैल, मई, जून 6, 1, 4, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6, 2, 5, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 0, 3, 5 आपका क्या होगा, कोड होगा। उसके बाद देखिए सदी का कोड। तो 1652, 53 कोई भी ईस्वी रहे, 1600 के लिए क्या कोड यूज करना है 6, 1785, 84 कोई भी ईस्वी रहे तो 1700 के लिए 4, 1853, 54 कोई ईस्वी कोड क्या यूज करेंगे 2, 1992, 93 कोई भी ईस्वी रहे आपको कोड क्या यूज करना है 0। तो 1900 के बाद अभी जो आपका 2000 चल रहा है तो 2000 के लिए आपका कोड क्या होगा बाबू, तो 2000 के लिए भी कोड आपका क्या होगा 0 हो जाएगा। 2100 के लिए कोड क्या होगा तो 4 होगा। 2200 के लिए कोड क्या होगा तो 2 हो जाएगा और 2300 के लिए कोड क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। अब चलिए चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। तो सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं।
तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और कोड को आप क्या करें कि सुबह और शाम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं पेट दर्द करने पर, एक दवाई देता और कहता है कि रात में सोने से पहले और सुबह नाश्ता से पहले खा लीजिए, आपको क्या होगा, बीमारी छूमंतर हो जाएगा। तो वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। क्या करना है, तो सुबह जब उठिए पढ़ाई शुरू करने से पहले क्या करना है, उंगली को ऊपर कीजिए और 3 उंगली को प्रयोग कीजिए और क्या करना है, जनवरी फरवरी मार्च 0-3-3, अप्रैल मई जून 6-1-4, जुलाई अगस्त सितंबर 6-2-5, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 0-3-5, 5-5 बार आप सुबह और शाम में सोने से पहले बाबू क्या होगा, ताउम्र इसको तुम याद रखोगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, समझे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो चलिए अब कोड आपको लिख दिया हमने, इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये आप सीखिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला। तो सवाल में आपसे बोला गया कि यदि 17 जनवरी, क्या बोला गया बाबू, कि यदि 17 जनवरी क्या है 2018 को शनिवार था, कौन सा दिन था बाबू, तो शनिवार, तो बताइए 14 नवंबर, कौन सा सवाल है, 14 नवंबर 2022 को 14 नवंबर क्या है 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले बाबू आपको क्या करना, ये चीज़ सीखो। सबसे पहले आप ये चेक करो, जब कोडिंग कैलेंडर रहे ये बताया जाए कि वो क्या बोला गया, ध्यान दीजिए सवाल में। तो सवाल में आपको बोला गया कि यदि 17 जनवरी 2018 को शनिवार था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 17 जनवरी 2018 को शनिवार ही था, हो सकता है कोई और भी दिन हो। चूँकि यहाँ क्या शब्द लगा हुआ है, तो लगा हुआ है यदि हो, तो बताइए 14 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 17 जनवरी 2018 चेक कीजिए कि वह शनिवार था या नहीं था। सबसे पहले तो देखिए कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है तारीख क्या है 17 के बाद लिखना है तारीख के बाद आपको माह का कोड। तो जनवरी का कोड क्या होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च 0-3-3, यानी कि आपका जनवरी का कोड हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए सदी कौन सा, तो 2000, तो 2000 का कोड हमने क्या बताया था, तो 1600, 1700, 1800, 1900, उसके बाद 2000, 2100, 2200, 2300, यानी कि 2000 का कोड क्या जाएगा, ये उंगली 6 कोड है इसका, तो 2000 का कोड आपका हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए 22, उसके बाद 22 लिख दीजिए, तो 22 के 2018 है ना बाबू, चलो यहाँ 18 है, 22 नहीं 18 होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 18 में देखना है कितने लीप ईयर आए, तो क्या करना है 18 को 4 से भाग दीजिए, तो 4 चौके 16, शेष बचा 2, शेष फल को नहीं क्या लिखना है, भागफल को लिखना है। तो नीचे क्या लिख देंगे 4, यानी कि इन 18 वर्षों में टोटल आपके 4 लीप ईयर आए, ये आपका इसका मतलब हुआ। तो चलिए क्या करना है, सबको 7 से भाग देते हुए चले जाएंगे। तो 17 को 7 से भाग दीजिए, शेष बचेगा 3। उसके बाद 18 को 7 से भाग दीजिए, शेष बचेगा आपका 4। उसके बाद देखिए 3 और 6 9, 7 हटा दीजिए 2 बचेगा, 2 और 4 कितने 6, 6 4 10, 7 हटेगा कितना बचेगा 3। और 3 किसका कोड है बाबू, तो 3 आपका बुधवार का कोड है, किसका कोड है बुधवार का। और यहाँ क्या बताया गया है, तो यहाँ शनिवार बताया गया, यानी कि 3 दिन क्या किया गया है, इसमें प्लस कर दिया गया है, तब तो 6 कोड होगा आपका शनिवार का। तो जब इसका हम दिन ज्ञात करेंगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे 3 दिन बढ़ा देंगे। अब देखिए उसका दिन आप लोग ज्ञात कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, तो सबसे पहले तारीख कौन सा है, तो 14 के बाद नवंबर का कोड, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 0-3-5। तो नवंबर का कोड क्या हो गया बाबू, तो नवंबर का कोड हो गया आपका 3। उसके बाद देखिए क्या है, तो 2000, यहाँ देखिए 2000 का कोड क्या है, तो 2000 का कोड है 6। उसके बाद वर्ष कितने हैं, तो 22। इन 22 वर्षों में लीप ईयर, तो 4 से भाग दीजिए, 4 5 20, 5 लीप ईयर आए हैं। अब इन सभी को जोड़ते हुए भाग दीजिए, 7 दूनो 14, शेष 0, 7 21, शेष बचेगा आपका 1। शेष कितने होंगे, ये शेष हो जाएंगे यहाँ पे 1। अब सबको जोड़ते जाइए, भाग देते जाइए, तो 3 और 6 9, 7 गया कितना बचा 2, 2 1 3, 3 के बाद देखिए 5 3 8, 7 गया कितना बचा 1। अब क्या करना, इसमें आपको 3 दिन जोड़ देना है, +3 कितने हो जाएंगे
तो +3, चूंकि यहाँ 3 दिन आगे बताया गया है ना शनिवार, तो यहाँ 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा 4। 4 किसका कोड है? तो बाबू गुरुवार का कोड है। आंसर क्या आ जाएगा? गुरुवार। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर चला जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93 आपका हो गया है। 93 के बाद देखिएगा अगला सवाल। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95 आपका कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है। और कोडिंग डिकोडिंग में आपसे क्या पूछा गया है ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो देखिए क्या है, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको बोला गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैंक का कोड BANK, बैंक का कोड क्या है बाबू? तो CDBCMLM ये आपका कोड किया गया है। उसके बाद बोला होटल का कोड HOTEL, होटल का कोड क्या किया गया है बाबू? तो IJNSF कोड किया गया, ये आपका कोड किया गया है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए उसी भाषा में शॉप का कोड क्या होगा। तो बाबू ध्यान दो, सबसे पहले चेक करो कोड क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेटर कौन सा है आपका B, तो B का देखिए अगला 2 लेटर क्या है? CD है। उसके बाद देखिए A का अगला 2 लेटर क्या है आपका? BC है। अगला 2 लेटर क्या है बाबू? तो अगला 2 लेटर आपका BC है। ये आपका क्या है? आगे 2 लेटर ले रहा है। उसके बाद देखिए N, तो N का क्या होना चाहिए? OP होना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ M और L है, यानी कि पीछे का क्या कह सकते हैं हम कि 2 लेटर ले रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका B, A और K जो है यह क्या है? वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षर हैं, जबकि N जो है आपका क्या है? द्वितीय अर्धांश के अक्षर हैं। तो K का अगला 2 लेटर क्या है आपका? L और M है। K का अगला 2 लेटर क्या है? L और M, और N का पिछला लेटर क्या है आपका? M है। यानी कि प्रथम अर्धांश के लेटर का अगला 2 लेटर कोड किया गया है, जबकि द्वितीय अर्धांश के लेटर का पिछला 1 लेटर कोड किया गया है। तो चलिए देखते हैं दूसरा में वही नियम है कि नहीं। तो H का IJ, उसके बाद O का पीछे का लेटर N, उसके बाद देखिए T का पीछे का लेटर S, उसके बाद E का अगला 2 लेटर F और G, और L का अगला 2 लेटर आपका M तथा N। यानी कि उसमें भी वही चल रहा है कि प्रथम अर्धांश के अक्षर का अगला 2 लेटर लिया जा रहा है, जबकि द्वितीय अर्धांश के लेटर का पिछला 1 लेटर कोड किया गया है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, शॉप का कोड क्या होगा? तो शॉप आपका क्या है? दूसरे अर्धांश का लेटर है ना, तो इसका क्या होगा? पिछला 1 लेटर आपका क्या हो जाएगा? R। क्या हो जाएगा? R। H आपका पहले अर्धांश का है, तो इसका अगला 2 लेटर तो IJ, चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद O का पिछला 1 लेटर आपका N, और P का पिछला लेटर आपका 1 क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जाएगा RIJNO, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन नंबर B आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। 98 में बोला गया कि विषम शब्द चुने, क्या है? सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, पृथ्वी चंद्रमा मंगल, सूर्य तारा चंद्रमा मंगल पृथ्वी क्या है? बुध। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ सूर्य आपका क्या है बाबू? तो सूर्य क्या है? तारा है। चंद्रमा आपका क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। उसके बाद देखिए फिर बी में क्या है? पृथ्वी चंद्रमा मंगल, इसमें चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। उसके बाद सी में देखिए सूर्य तारा और क्या है? चंद्रमा, तो सूर्य और तारा, ये तारा और चंद्रमा क्या? उपग्रह। डी में देखिए मंगल, पृथ्वी और बुध, ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके? तो तीनों के तीनों आपके ग्रह हैं। क्या हैं बाबू? तो ग्रह हैं। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। और सब में क्या है? तारा और उपग्रह और ग्रह है, जबकि डी में क्या है? तीनों का तीनों आपका ग्रह है। तो उन सभी से ये क्या है? आपका अलग है, इसलिए आपका आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो आपका चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। 100 में भी क्या पूछा गया कि विषम शब्द चुने, और शब्द आपके सामने क्या है? तो लेटर है, लेटर क्लासिफिकेशन का सवाल देखिए क्या है? CNQ, क्या है बाबू? CNQ। उसके बाद क्या है? BHJ, क्या है बाबू? BHJ। आगे है आपका DFX, उसके बाद है CJM। चलिए ध्यान दीजिएगा, C का पोजीशन 3 और N का पोजीशन 14,
क्यू का पोजीशन क्या है 17, यानी 14 और 3 को क्या किया गया है, जोड़कर आगे लिख दिया गया है 17। चलिए आगे देखिएगा तो बी का पोजीशन क्या है बाबू, तो 2, बी का पोजीशन 2 और एच का पोजीशन 8, इन दोनों को आपस में जोड़कर जे का पोजीशन क्या है 10 लिखा गया। तो देखिए सी का पोजीशन क्या है 3 और जे का पोजीशन क्या है तो 10, इन दोनों को आपस में जोड़कर 13 एम का पोजीशन। यहाँ देखिए डी का पोजीशन 4 और एफ का पोजीशन क्या है 6, जबकि एक्स का पोजीशन क्या होता है 24। 6 और 4 को गुना करने के बाद 24 आ रहा है, जबकि तीनों में क्या है बाबू, तो तीनों में आपका जोड़ने के बाद आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी एफ एक्स आपका क्या है, तीनों से अलग है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अगले क्लास में विशेष हम लोग देखेंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और देखते हैं बहुत जल्द ही हम आपके बीच बहुत से सारे चैप्टर एक के बाद एक सारे चैप्टर हम आपका क्लियर करवाते चलेंगे। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़े। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।